देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज क्या है और स्क्रीन शेयर है, एक बार चेक करके बता दो। यस मैम। अच्छा ठीक है। अच्छा देखो, आज ना हम लोग जो है एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में हम लोग का जो टॉपिक चल रहा था वो तो खत्म हो गया है। ठीक है। अच्छा आज एक मिनट, एक सेकंड। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ेंगे ना वो थोड़ा सा मतलब बाकी जितने भी टॉपिक है उससे थोड़ा अलग तो है, लेकिन काफी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि देखो, ये टॉपिक जो है मतलब हम लोग पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन उसमें पहले परमुटेशन। ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इसके ऊपर बेस कर रहा है हम लोग का सेट थ्योरी। थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, ठीक है, थोड़ा बहुत। ठीक है, सेट थ्योरी का कंसेप्ट लगभग थोड़ा इस तरीके का हो सकता है, कुछ कुछ चीज मैच हो सकता है। ठीक है। सबसे ज्यादा है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी। सेट थ्योरी को छोड़, इसको इसके साथ लिंक नहीं करने का जरूरत नहीं है। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी जो चैप्टर हम लोग का, जो कि तुम लोग के स्टैटिस्टिक्स में है। ठीक है। अगर किसी को प्रोबेबिलिटी सीखना है तो उसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन सीखना ही पड़ेगा। ठीक है। परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी नहीं कर सकते हो, और प्रोबेबिलिटी सीखोगे तो ही थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन सीख सकते हो। ठीक है। देखो, परमुटेशन कॉम्बिनेशन के बिना प्रोबेबिलिटी नहीं होगा, और प्रोबेबिलिटी जानने के लिए जैसे परमुटेशन कॉम्बिनेशन जरूरी है और प्रोबेबिलिटी पता होगा तो ही थियोरिटिकल थियोरिटिकल डिस्ट्रीब्यूशन चैप्टर ये कर सकते हो। ये चैप्टर पे ये और ये डिपेंड करता है। परम्यूटेशन पता है तो प्रोबेबिलिटी कर पाओगे, प्रोबेबिलिटी पता है तो थियोरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन कर पाओगे, तभी पॉसिबल होगा। ठीक है। और ये जो है क्या बोलते हैं उसे, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी जो है आपस में थोड़ा मिलता जुलता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी में मैच है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा देखो, तो हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। देखो लिखा हुआ है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लेकिन हम लोग आज परमुटेशन ही पढ़ेंगे। अच्छा, पहले परमुटेशन में हमें क्या सीखना पड़ेगा, देखो। इसमें सबसे पहले हम लोग सीखेंगे फंडामेंटल रूल्स। फंडामेंटल रूल्स, ठीक है, ये हमें पढ़ना है। यहाँ पर देखो, मैट में सारा चीजें रहता है, लेकिन हम जो लिखवाएंगे वो नोट डाउन कर लो, तुम लोग के लिए ही अच्छा होगा। ठीक है, मतलब बेसिकली मेरे तरफ से तो मैंडेटरी है नोट डाउन करना। ठीक है, नोट डाउन करो। फंडामेंटल रूल्स, इसमें हम लोग दो रूल्स पढ़ेंगे, एक है एडिशन और एक है मल्टीप्लीकेशन। ये देखो, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसमें मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर हम दो पार्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन और यहाँ पर एडिशन। मल्टीप्लीकेशन रूल्स और एडिशन रूल्स। मल्टीप्लीकेशन मतलब मल्टीप्लीकेशन का मैंने साइन दे दिया, एडिशन रूल्स का मतलब मैंने प्लस का साइन दे दिया। ठीक है। अब मल्टीप्लीकेशन जो है इसको हम लोग यहाँ पर बोलते हैं एंड। ठीक है, कहीं पर भी अगर एंड का यूज हो रहा है समझ में आएगा, अभी डायरेक्टली तो नहीं आएगा, लिख लो पहले। यहाँ पर एडिशन का मतलब और। ठीक है, किसी चीज को जब हम लोग ऑप्शनल रखेंगे यहाँ पर तो उसको हम लोग और बोलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग। और जो जब मैंडेटरी होगा तो एंड हो जाएगा। एंड होने पे मल्टीप्लीकेशन और एडिशन होने पे और होने पे एडिशन। ये एक्चुअली मैथ्स में हर जगह यूज होता है, चाहे तुम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ोगे वहां भी तुम लोग को सेम चीज हम बताएंगे कि एडिशन मतलब और मल्टीप्लीकेशन मतलब एंड। सेट थ्योरी जिन्होंने किया है या फिर करोगे जो भी हो, वहां पर भी एडिशन का मतलब हो जाता है और मल्टीप्लीकेशन का मतलब एंड। मतलब बेसिकली मैथ्स का कुछ भी टॉपिक ले लो तुम लोग का, ये मतलब फाउंडेशन का ही बात नहीं है। मैथ्स बहुत सारा मैथ्स का टॉपिक होता है, उसमें हर जगह पे हम लोग का मैथ्स का एंड का मतलब इनटू और का मतलब जो है वो प्लस ही होता है। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग पहले एक बार हम लोग एडिशन रूल्स को समझेंगे, फिर हम लोग मल्टीप्लीकेशन रूल्स को समझेंगे। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एडिशन रूल्स। एडिशन रूल्स का मतलब लिखते हैं, फिर तुम लोगों से पूछेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देंगे। एडिशन रूल्स का मतलब है when two things
are when two things are alternate and can be done in m, n ways respectively. Total ways इक्वल टू, ये एक एग्जाम्पल से समझने के बाद ये चीज हम बताएंगे कि क्या हो रहा है। तो पहले हम देखो यहाँ पर लिखवाते हैं एक एग्जाम्पल, ठीक है। ये पहले लिख लो, व्हेन टू थिंग्स आर ऑल्टरनेट एंड कैन बी डन इन m, n वेज रेस्पेक्टिवली, फिर फुल स्टॉप, टोटल वेज इक्वल टू, ये यहाँ पर खाली रहने दो। अब हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उसमें तुम लोग को मुझे आंसर बताना है, ठीक है। यहाँ मान लो है एक पर्सन जिसका नाम है मिस्टर एक्स, ठीक है। अच्छा, अब इनको जाना है सपोज कोलकाता से, कोलकाता से सपोज इनको जाना है दिल्ली, ठीक है। कोलकाता से इनको मान लो दिल्ली जाना है। तो ये कैसे जा सकते हैं? कोलकाता से जो दिल्ली जाना है, इनका मान लो ऑप्शन क्या है, दिल्ली नहीं, हम लोग थोड़ा आसपास करते हैं, बस और ट्रेन दोनों ऑप्शन ले लेंगे, ठीक है। तो कोलकाता से मान लो इनको जाना है पुरी, ठीक है। तो ये इसके लिए ये दो ऑप्शन हो सकता है, बस से भी जा सकते हैं, ट्रेन से भी जा सकते हैं, ठीक है। तो इनके पास ऑल्टरनेटिव वे है, ऑल्टरनेटिव वेज बाय बस एंड ट्रेन। ट्रेन से भी जा सकते हैं, बस से भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इनके पास कितना सारा ऑप्शन है बस का, तो यहाँ पर लिखते हैं, देखो इनके पास बस और ट्रेन दोनों का ऑप्शन है, जैसे मैंने बोला, लेकिन कितना सारा बस है कितना सारा ट्रेन है वो हम बताते हैं। देखो इनके पास बस 1 है अवेलेबल, मतलब बस का नाम है ये, ठीक है। B1 बस का नाम है, मैंने वैसे कुछ नाम नहीं दिया, बहुत सारा नाम हो सकता है, ट्रेवल्स वगैरह ऐसा नाम रहता है, ठीक है। B1, B2, B3 और ट्रेन, ट्रेन देखो यहाँ पर T1 और T2 दो ट्रेन है, ठीक है। अलग अलग ट्रेन का नाम होता है, मैंने B1, B2, B3, T1, T2 ये नाम दिया है, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि इनके दिमाग में चल रहा है मुझे जाना है पूरी, हम कैसे जाए, ठीक है। अब इनके पास कितना सारा ऑप्शन हो गया पूरी जाने का, वो तुम लोग को बताना है। मतलब मेरा क्वेश्चन ये है इस टॉपिक पे, इन हाउ मेनी वेज मिस्टर एक्स कैन ट्रेवल फ्रॉम कोलकाता टू पुरी, ठीक है। ये मेरा क्वेश्चन है कि ये कितने तरीके से कोलकाता से पुरी जा सकते हैं, क्या तुम लोग बता सकते हो इनके पास क्या क्या ऑप्शन है, ये कितने तरीके से जा सकते हैं? 5 वेज। 5 वेज, अच्छा 5 वेज आंसर तो राइट है, लेकिन मुझे बताओ कैसे 5 वेज, थोड़ा सा मतलब एक्सप्लेन करो कि कैसे 5 वेज, एक्सप्लेन इन द सेंस, ज्यादा कुछ नहीं, मतलब मुझे बताओ कि कैसे जा सकते हैं, मतलब क्या थिंकिंग हो सकता है। या तो बस 1 से चले जाएंगे, है ना, ऐसा सोच सकते हैं, या तो बस 2 से चले जाएंगे सेकेंड ऑप्शन, या तो बस 3 से चले जाएंगे थर्ड ऑप्शन, या तो ट्रेन 1 से चले जाएंगे फोर्थ ऑप्शन, या तो फिर ट्रेन
2 से चले जाएंगे 5 ऑप्शन। इस तरीके से 5 ऑप्शन है, क्योंकि मैंने क्या बोला, जैसे मान लो तुम लोग जब कहीं मान लो स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, अब वहां से तुम लोग के घर तक आने का बस मान लो 2 ऑप्शन है, ठीक है। तो इसका मतलब तुम लोग के पास 2 तरीका है, या तो पहले वाले मान लो एक बस जो है वो मतलब 11 बजे छूटता है, एक मान लो 1 बजे, ठीक है। अब वो 2 ही बस है सपोज, तो फिर 2 ही ऑप्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, टोटल ऑप्शंस क्या हो गया 3+2, ठीक है, यानी 5 वेज। कितने तरीके से वो जा सकते हैं, पूरी 5 तरीके से वो जा सकते हैं, ठीक है। या तो ये बस में चढ़ के, या तो ये वाले बस में चढ़ के, या तो ये वाला, या ट्रेन 1 ट्रेन 2, ठीक है। अब देखो इस चीज को हम यहाँ पर एडिशन रूल से समझाते हैं। देखो एडिशन हो गया 3+2 5। अब इस चीज को समझो, यहाँ पर मैंने क्या लिखवा है, व्हेन 2 थिंग्स आर ऑल्टरनेट। ये देखो बस और ट्रेन ऑल्टरनेट है, या तो बस में चले जाओ या तो ट्रेन में, लेकिन बस का हमारा अलग अलग यहाँ पर नाम था। तो वही देखो यहाँ पर बोल रहा है व्हेन 2 थिंग्स आर ऑल्टरनेट। यहाँ पर 2 थिंग्स मींस बस और ट्रेन, या तो बस से चले जाओ या तो ट्रेन से चले जाओ, ठीक है। तो यहाँ पर व्हेन 2 थिंग्स आर ऑल्टरनेट एंड कैन बी डन इन m, n वेज, मतलब ये m हो गया, ये n हो गया। एम का मतलब है बस का ऑप्शन कितना सारा है 3, ठीक है, और ट्रेन का ऑप्शन कितना सारा है 2। 2 ट्रेन है, 3 बस अवेलेबल है, ठीक है। तो वही बोल रहे हैं m, n वेज रेस्पेक्टिवली। तो टोटल वेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, m+n, फॉर्मूला ये बन गया m+n, ठीक है। m+n तरीके से हम लोग जा सकते हैं, अगर ये ऑप्शंस जो वे आउट है वो अगर हम लोग का ऑल्टरनेट है, ठीक है। कोई भी टास्क को परफॉर्म करने का वे आउट अगर ऑल्टरनेट है तो हम लोग उसको एडिशन कर देंगे, तो हम लोग 5 वे से जा सकते हैं, ठीक है। अभी जस्ट सुनते जाओ, ठीक है, अभी ज्यादा इसका दिमाग लगाने का जरूरत नहीं कि कैसा क्वेश्चन आएगा, पहले हम लोग सीख लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। अगर मान लो इनको कोलकाता से पूरी जाना तो है और वापस भी तो आना है, ये देखो कोलकाता से पूरी जाना तो है और वापस भी आना है, ठीक है। अच्छा अब इनके पास जाने वाला ऑप्शन जो है, जाने का ऑप्शन यही सब है, ठीक है। यहाँ पर देखो गोइंग और ये कमिंग कर देते हैं, आने का, ठीक है। ये जस्ट मैंने ऐसे रैंडमली लिख दिया। अब जाने का ऑप्शन क्या क्या था, ये देखो जाने का ऑप्शन यही वाला है, ठीक है। वही सेम क्वेश्चन ले रहे हैं, जाने का ऑप्शन वही है 3 buses एंड 2 ट्रेन, और 2 ट्रेन। और आने के लिए हम ऑप्शन बताते हैं, आने के लिए इनके पास ऑप्शन जो है वो यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। देखो आने के लिए इनके पास बस का ऑप्शन 2 है, 2 बस है रिटर्न आने के टाइम पे। तो बस का नाम दे दिया मैंने B4 B5, और ट्रेन एक ही है, सपोज ट्रेन एक ही अवेलेबल है, दैट इज T3, ठीक है। अब यहाँ पर लिखते हैं आने के लिए इनके पास B4 B5 अवेलेबल है, बस और ट्रेन T3 अवेलेबल है, ठीक है। अच्छा हम्म, एक काम करते हैं, इसको थोड़ा ऊपर लिखते हैं, मुझे यहाँ पर ना टोटल नंबर लिखना पड़ेगा एक बार। B1 B2 B3 T1 और T2, ठीक है। तो यहाँ टोटल ऑप्शन कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल ऑप्शन है हम लोग का 5, यहाँ पर टोटल ऑप्शन है हम लोग का 3, ठीक है। अब वो कितने तरीके से जाके आ सकते हैं, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन मेरा चेंज हो गया। क्वेश्चन मेरा क्या है अब यहाँ पर, इन हाउ मेनी वेज, in how many ways he can plan his complete journey। कंप्लीट जर्नी प्लान करना है, मतलब कभी तुम लोग कहीं जाते हो टूर करने के लिए तो कंप्लीट जर्नी ना प्लान करते हो कि इस ट्रेन में, इस ट्रेन से जाएंगे और रिटर्न टिकट इस ट्रेन का है, या फिर बस से जा रहे हैं रिटर्न ट्रेन में आ रहे हैं, या फिर ट्रेन से जा रहे हैं ट्रेन से ही आ रहे हैं। अब अलग अलग ऑप्शन रहते हैं तो हम लोग सोचते हैं हमारे टाइम के अकॉर्डिंग कौन सा हमारे लिए सूटेबल होगा, उसके हिसाब से हम लोग अपना टिकट बुक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जाने का ये ऑप्शन है, आने का। अब कंप्लीट जर्नी मतलब जाना और आना मिक्सड अप करके तुम लोग को बताना है कि जाने आने का इनके पास कितना सारा ऑप्शन अवेलेबल होगा। बोल सकते हो कितना सारा ऑप्शन अवेलेबल होगा।
बोलो कितने सारे ऑप्शन अवेलेबल होंगे? मैम 8। 8 8 8 कैसे? बोलो किस तरीके से सोच रहे हो 8? मैम वो जाने का प्लान में 5 था और अभी 3 है। नहीं, एक ऐसे मैम नहीं, जाने के टाइम 5 और अभी 3 दोनों को ऐड कर रहे हो, लेकिन ऐड मतलब क्या? और ऑल्टरनेट, ऐसा थोड़ी ना है कि बस से जाओगे बाकी आने के टाइम आ भी सकते हो नहीं भी आ सकते हो, क्योंकि देखो जाने का हम लोग के पास 2 तरीका है, तो ये दोनों हमारे लिए ऑल्टरनेट है, लेकिन जाना और आना हमारे लिए ऑल्टरनेट नहीं है, ये कंपलसरी है। जाना भी है आना भी है। अब सोचो ना, तुम लोग अगर कभी टूर प्लान करते हो, मान लो तुम लोग के पास जाने का इतना सारा बस और ये ट्रेन अवेलेबल है, रिटर्न आने का, जब तुम लोग टिकट बुक करोगे तो किस तरीके से करोगे? एक जाने का और एक आने का मिला के ना करोगे, कंप्लीट जर्नी तो इस तरीके से बुक होता है। तो वैसे सोचो कि हम लोग ये बस से जाएंगे, ये बस से आएंगे, या फिर ये बस से जाएंगे, ये वाले ट्रेन से आएंगे, ऐसे करके ना हम लोग टिकट बुक करते हैं। तो जर्नी का प्लानिंग चल रहा है, तो हमें दोनों चीज को कंबाइनली लेना पड़ेगा, जाना एंड आना। ठीक है, अब और तो वो हिंदी में बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में तो यहाँ पर और नहीं आ रहा है, हमें जाना भी है साथ ही साथ आना भी है। तो एक जाने वाला ऑप्शन लो और एक आने वाला ऑप्शन लो, लेकिन ऐसा कितना सारा ऑप्शन हो सकता है? कोशिश करके देखो। 15। 15, हाँ। मतलब क्या ऐसा नहीं होगा कि B1 से जा रहे हैं? क्या ऐसा हो सकता है B1 से जा रहे हैं B4 से आ रहे हैं, B1 से जा रहे हैं B5 से आएंगे, B1 से जाएंगे T3 से आएंगे? ठीक है, ऐसे करके कितना सारा ऑप्शन होगा, तुम लोग खुद से लिखो। देखो ये बात समझ में आया कि नहीं? देखो हम ये बोल रहे हैं, हम लोग B1 से जाएंगे और सपोज B4 से आएंगे, ठीक है, ये एक ऑप्शन है हम लोग के पास। या फिर B1 से जाएंगे B5 से रिटर्न आएंगे, ये देखो B1 से जाएंगे B5 से रिटर्न आएंगे, ये वाले बस से जाएंगे, ये वाले बस से रिटर्न आएंगे। अच्छा, या फिर B1 से जा सकते हैं और T3 से वापस आ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा और क्या ऑप्शन हो सकता है? ऐसा और क्या ऑप्शन हो सकता है बताओ? मैंने एक तुम लोग को बताया कैसे करके होगा, नेक्स्ट तुम लोग बताओ क्या क्या हो सकता है। B1 का जितना सारा पॉसिबिलिटीज हो सकता है हम लोगों ने कर लिया। ये बस से अगर जा रहे हैं तो इससे आ सकते हैं, ये बस से जा रहे हैं तो इससे आ सकते हैं, ये बस से जा रहे हैं तो इससे आ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, कैसे करके कैलकुलेशन करेंगे? नेक्स्ट वाला बताओ। B2 B4। हाँ, B2 से जाएंगे और B4 से रिटर्न आ जाएंगे। ये देखो दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है, B2 से जाएंगे B4 से रिटर्न आ जाएंगे, B2 से जाएंगे B5 से रिटर्न आ जाएंगे, B2 से जाएंगे T3 से रिटर्न आ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। और क्या ऑप्शन हो सकता है? B3 से करो ये तीनों का, ठीक है। तो ऐसे बस 3 से जाना है और बस 4 से रिटर्न आना है, या फिर बस 3 से जाना है और बस 5 से रिटर्न आना है, या फिर बस 3 से जा सकते हैं, ट्रेन 3 से रिटर्न आ सकते हैं। तो देखो बस 3 से अगर जाने का चूज करते हैं तो आने का ये सारे ऑप्शन के साथ मैंने एंड कर लिया, ठीक है। मतलब 2 चीज मुझे एक ही साथ बुक करना है, प्लान करना है ना पूरा जर्नी। फिर ट्रेन 1 में जाके T1 में जाके B4 से रिटर्न आ सकते हैं, T1 में गए B4 से रिटर्न आ गए, T1 में गए B5 से रिटर्न आ गए, T1 में गए T3 से रिटर्न आ गए। नेक्स्ट हम लोग के पास ऑप्शन हो सकता है T2 से गए B4 से रिटर्न आ गए, T2 से गए B4 से रिटर्न आ गए, T2 से गए B5 से रिटर्न आ गए, T2 से गए और T3 से रिटर्न आ गए। अब देखो कितना सारा ऑप्शन बना, चेक करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ऑप्शन हो गया, ठीक है। 15 ऑप्शन हो गया, ऐड करके नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम लोग के लिए ऑल्टरनेट नहीं है, जाना और आना ऑल्टरनेट नहीं है, कंपलसरी है। तो 5 वेज है कि हम लोग 5 वेज से जा सकते हैं और आ सकते हैं 3 वेज से। तो अगर हम लोग कॉम्बिनेशन का चेकिंग करें, देखो हम लोग ऐसा सोच सकते हैं, इससे जाएंगे इससे आ जाएंगे, ऐसे। ये देखो यहाँ पर ये इसका ये सब कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर इसका देखो ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, फिर इसका देखो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा,
फिर इसका देखो ऐसा कॉम्बिनेशन बनेगा, ठीक है। ऐसे करके टोटल 15 कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन तुम लोग को ये सब लिखने का जरूरत नहीं होगा, अभी तो समझाने के लिए कर रहे हैं। तो ये m वेज और ये n वेज, ठीक है। तो m इंटू n होगा क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन हुआ, तो 5 इंटू 3 यानी कि 15 वेज हो गया, ठीक है, 15 वेज हो जाएगा। अब ये हम लोग का कौन सा रूल्स हो गया, मल्टीप्लीकेशन रूल्स। अब हम ये देखो, पहले बोलो क्या तुम लोग को ये समझ में आया b1, ये जो मैंने लिखा, क्या ये बात समझ में आया? क्या तुम लोग अगर कहीं जर्नी करोगे तो ऐसा नहीं सोचोगे, अगर तुम लोग के पास इतना सारा ट्रेन बस अवेलेबल है तो तुम लोग जब प्लान करोगे क्या इस तरीके से सोच सकते हो कि हाँ हम लोग इतना सारा वे से जाके आ सकते हैं, अब जो तुम लोग के लिए बेस्ट होगा वही चूज करोगे? क्या ये वाला समझ में आया, ये कैसे लिखा गया? बोलो, क्या ये वाला समझ में आया, ये जैसे लिखा है मैंने, या नहीं समझ में आया? बोलो। हाँ मैम, समझे। अच्छा, अब देखो ये इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हुआ कि नहीं, 5 इंटू 3 मल्टीप्लीकेशन हुआ, यहाँ पर 3 प्लस 2 एडिशन हुआ, ठीक है, क्योंकि बस से जा सकते हैं या ट्रेन से जा सकते हैं, यानी मेरे पास ऑप्शन हो गया। ऐसा तुम लोग क्लास के लिए आते हो, अब घर जाने के टाइम पे ऑटो से अगर कोई जा सकता है, अगर मान लो ऑटो से जा सकते हो, बस से भी जा सकते हो, अगर ऐसा ऑप्शन होता है किसी किसी का, ठीक है। सबका ऑटो तक मतलब डायरेक्ट नहीं होगा, फिर उसका जो है जरूरी नहीं है कि यहाँ से निकला डायरेक्ट ऑटो से ही घर पहुंच गए, लेकिन हम एक एग्जांपल दे रहे हैं। मान लो तुम लोग बस से भी रिटर्न जा सकते हो, ऑटो से भी जा सकते हो, तो जाने का 2 ऑप्शन हो गया। लेकिन जाओगे और आओगे दोनों चीज को प्लान करोगे तो ऐसे सोचना पड़ेगा कि भाई बस से ही जाएंगे, बस से ही आएंगे, या फिर ऑटो से जाएंगे, ऑटो से आएंगे, या बस से जाएंगे, ऑटो से आएंगे, ऑटो से जाएंगे, बस से आएंगे, कोई भी एक, ठीक है। तब तुम लोग को 2 चीज लेना पड़ेगा। तो इस तरीके से तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन हुआ, और मल्टीप्लीकेशन कब होगा, जब हमारे लिए 2 चीज कभी भी ऑल्टरनेट नहीं होगा, कंपलसरी होगा, ठीक है। तो इफ बोथ थिंग्स टू बी डन टुगेदर, अगर 2 चीज एक साथ हमें करना है, देन टोटल वेज इक्वल टू m क्रॉस n वेज। तो टोटल वेज हो जाएगा m क्रॉस n। अगर हमारे पास ये ऑल्टरनेट नहीं है, ये दोनों चीजें हमें एक साथ करना है, तो हम लोग उसको लिखेंगे m क्रॉस n, ठीक है। m मतलब एक नंबर ऑफ वेज फॉर वन टाइप एंड नंबर ऑफ वेज फॉर अनदर टाइप, ठीक है। अच्छा, अब देखो और एक एग्जांपल इसका देते हैं, चलो। यहाँ पर मान लो हम लोग के पास कुछ पेन है, ठीक है, अलग अलग 5 कलर का पेन या पेंसिल, जो भी सोचो। ये मान लो एक व्हाइट कलर का पेंसिल हो गया, ये एक पेंसिल हो गया। अलग अलग कलर से करने का कोशिश कर रहे हैं, पेंसिल जैसा नहीं भी लगे ना, तुम लोग मान लो कि पेंसिल ही है, मेरा ड्रॉ उतना अच्छा नहीं होता है। 5 पेन मैंने बना लिया, ठीक है। अब जो है यहाँ पर लिखते हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि पिक एनी वन आइटम, ठीक है। अगर हम ये बोले कि एक आइटम यहाँ से पिक करो, तो कितने तरीके से पिक कर सकते हो? पिक मतलब लेना, ठीक है। तुम लोग को यहाँ से एक पेन लेना है, ठीक है। हम पेन का नाम दे देते हैं, ये मैंने P1 दे दिया, ये जो ग्रीन वाला है इसको मैंने P2 दे दिया, और ये मैंने P3 दे दिया, ये वाला P4, और ये वाला है P5, ठीक है। हम लोग के पास इतना सारा पेन है। अब क्या करना है, तुम लोग को इसमें से कोई भी एक पेन जो है पिक करना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो, ठीक है। पिक एनी वन पेन, ठीक है, पिक एनी वन पेन, यहाँ पर इन हाउ मेनी वेज ऐसे लिखेंगे, इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक अ पेन, ठीक है। तो बोलो
कि अगर तुम लोग यहाँ से कोई एक पेन पिक करना चाहते हो तो कितने तरीके से कर सकते हो? 5। देखो, या तो तुम लोग ग्रीन वाला ले लोगे, पहला ऑप्शन, ठीक है, या तो व्हाइट वाला सेकंड 2, या फिर हम लोग का ये वाला येलो वाला ले सकते हो 3 ऑप्शन, या फिर ये वाला ले सकते हो 4 ऑप्शन, या फिर ये वाला 5 ऑप्शन। हम ना थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं, मतलब ये जस्ट इतना बता रहे, इसको हम लिख देते हैं M1 और इसको हम लिख देते हैं M2। मान लो कि ये दोनों है मार्कर, ठीक है, इसका ड्रॉ भी थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, 2 आइटम होने से ज्यादा अच्छा होगा समझाने के लिए, तो भी आंसर वही आएगा, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। रुको, मार्कर जो होता है वैसा ड्रॉ करते हैं यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मार्कर जैसा मैंने ड्रॉ करने का कोशिश किया, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखते हैं कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन पिक एन आइटम, ऐसे लिखते हैं। अब मेरा क्वेश्चन जो है सही हो रहा है, ठीक है, हाउ मेनी वेज यू कैन पिक एन आइटम, कोई भी एक आइटम यहाँ से कितने तरीके से ले सकते हो। तो हमारे पास 2 आइटम है, एक पेन और एक मार्कर, ठीक है। पेन कितना सारा है? पेन है P1 P2 P3, और मार्कर कितने सारे हैं? M1 M2। ये 2 मैंने मार्कर बनाए, ये 3 मैंने पेन बनाया है। अगर इसमें से कोई एक आइटम पिक करना है तो तुम लोग कितने तरीके से कर सकते हो, मतलब कितना तरीका? या तो ये वाला ले सकते हो एक तरीका, या तो ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, चौथा या फिर ये वाला, मतलब और, ठीक है, ऐसे ले सकते हो। या तो ये उठा लेते हैं, या फिर ये वाला 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 उठा लेते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग का कितना हो गया? 5 वेज, ठीक है। तो ये इसमें कितने सारे ऑप्शन है? 3, और इसमें कितने सारे हैं? 2। 2 मार्कर को हम लोग 2 तरीके से ले सकते हैं, या तो ये वाला या तो ये वाला। तो इसका मतलब हो जाएगा 3 + 2 यानी 5 वेज, ठीक है। अब ये एडिशन रूल्स का कंसेप्ट हो गया। अगर हम क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से देते हैं, यही वाले ड्रॉ पे यहां पर, इन हाउ मेनी वेज you can pick one pen and one marker, ठीक है। अगर एक पेन और एक मार्कर लेना है, एंड कर दिया है मैंने, सिर्फ पेन लेने से नहीं होगा, सिर्फ मार्कर लेने से नहीं होगा। अगर एक पेन और एक मार्कर तुम लोग को लेना है तो मुझे ये बताओ कि कितने तरीके से ले सकते हो। जब भी पिक करना है, एक पेन और एक मार्कर लेना है, तो कितने तरीके से कर सकते हो, बोलो। अलग अलग लिखो जैसे मैंने सिखाया, दोनों चीज लेना है, एक पेन और साथ में एक मार्कर, तो कितने तरीके से ले सकते हो। मान लो मार्केट में परचेस करने गए और जो सेलर था उसने तुम लोग को ये सारे चीज दिखा दिए, अब तुम लोग 2 चीज लोगे, एक पेन एक मार्कर। अब तुम लोग क्या क्या ले सकते हो? कोई भी 2 चीज लेना है तो क्या क्या ले सकते हो? या तो ग्रीन वाला पेन उसके साथ व्हाइट वाला मार्कर, या तो ग्रीन वाले पेन के साथ ब्लू वाला मार्कर। ऐसे करके लिखो अपने आप कॉपी में और मुझे बताओ कि कितना सारा तरीका हो सकता है। हाँ, 6 वेज होगा, ठीक है। ये देखो 6 वेज हो जाएगा, क्योंकि हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि ये देखो कैसे 6 वेज हो रहा है। ये वाला तो देखो और भी आसानी से समझ में आएगा, कलर वलर किया हुआ है। तुम लोग को लगा ये ग्रीन वाला पेन लेते हैं और ये मार्कर लेंगे, फिर लगा फिर सोच सकते हो ये ले सकते हैं, या फिर ये ग्रीन वाला और उसके साथ ये व्हाइट वाला, 2 ऑप्शन। ग्रीन वाला उसके साथ ये ग्रीन वाला तो हो गया, ठीक है, ग्रीन वाले के साथ हम लोगों ने 2 ऑप्शन निकाल लिया। अब व्हाइट वाले पेन के साथ ये वाला मार्कर, या व्हाइट वाले पेन के साथ ये वाला मार्कर, ठीक है। अब तुम लोग सोचोगे हम पेन को कांस्टेंट रख के मार्कर के साथ क्यों कर रहे? जरूरी नहीं है, तुम लोग कुछ और भी कर सकते हो। जैसे कि ये देखो, मार्कर, ये वाला मार्कर और ये पेन, या फिर ये वाला मार्कर ये पेन, ये वाला मार्कर ये पेन, किसी एक को तो कांस्टेंट रख के सोचना ही पड़ेगा। जब तुम लोग परचेस करने जाते हो, तुम लोग बोल रहे हो कि पेन दिखाइए और मार्कर, इन्होंने 3 पेन और 2 मार्कर दिखा दिया, तुम लोग को 2 लेना है। अब 2 इसमें से कोई भी ले सकते हो, ठीक है। तो कितने सारे ऑप्शन हो जाएंगे तुम लोग के पास, ये देखो, P1 M1 P1 M2, फिर P2 मतलब पेन 2, ठीक है, पेन 2 मार्कर 1 और पेन 2 मार्कर 2, मार्कर 1 पेन 2 मार्कर 2, पेन 3 मार्कर 1,
पेन 3, मार्कर 3, 1 2 3 4 5 6, 6 वेज हो गया, 3 इंटू 2 6। ठीक है, ये तो समझाने के लिए है। क्या तुम लोग को एग्जाम में ये सब ड्रॉ करना पड़ेगा, ये सब लिख के देखना पड़ेगा? नहीं, ये सब जरूरी नहीं है, लेकिन जितना तुम लोग का थिंकिंग क्लियर रहेगा उतना आसानी से कर पाओगे, क्योंकि ये सब ना ज्यादा फॉर्मूला बेस्ड नहीं है। फॉर्मूला तो कुछ बनाया गया है, ये सब जो है तुम लोग के नॉलेज मतलब नॉर्मल जो सेंस है उसको ज्यादा हमें अप्लाई करना पड़ता है। चाहे ये चैप्टर में देखो, चाहे जो है हम लोग का प्रोबेबिलिटी में देखो। ठीक है, तो ये मल्टीप्लीकेशन हो गया, क्योंकि हमें दो चीज एक साथ लेना था। जब हमें इसमें से कोई भी एक आइटम लेना था तो हम लोग 5 तरीके से ले पा रहे थे, और अगर हम लोग दो कंबाइन करके ले रहे हैं तो हम लोग का 6 वेज हो रहा है। तो ये एंड वाला कंडीशन हो गया, और इसके आगे वाला हम लोग का और वाला कंडीशन हो गया। ठीक है, तो ये देखो अभी हम लोगों ने जस्ट क्या सीखा है, जस्ट हम लोगों ने मल्टीप्लीकेशन और एडिशन रूल्स क्या होता है वो सीखा है 2-3 एग्जांपल से। ठीक है, एडिशन रूल्स मतलब अगर हमारे पास कोई भी दो चीज ऑल्टरनेट वे से है, या तो ये ले लो या तो वो ले लो, ठीक है, तो एडिशन होगा। और अगर हमारे पास कोई भी दो चीज जो है वो हम लोगों को एक साथ करना है, ठीक है, एक साथ लेना है, चूज करना है, तो जितने सारे ऑप्शंस होंगे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। अच्छा, अब ये तो हुआ रूल्स। अब हम लोग क्या सीखेंगे, देखो नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे फैक्टोरियल। ये देखो यहाँ पर ये रहा, ये फैक्टोरियल जो दिख रहा है ये क्या है, ये सीखेंगे। व्हाट इज फैक्टोरियल, तो यहाँ पर लिखते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल जो है ये एक टाइप का फंक्शन है। जैसे तुम लोग बचपन में प्लस सीखते थे, माइनस सीखते थे, जैसे तुम लोग को ऐसे सिखाया जाता था 2 + 3 5 होता है, 5 - 4 1 होता है, तो ये सीखे थे। ठीक है, या फिर 10 ÷ 2 5 होता है। तो ये जो भी ऑपरेशंस बोलेंगे मैथ्स में, इसे ये जो ऑपरेशन सीखे थे वैसे ही अब तुम लोग सीखोगे फैक्टोरियल ऑपरेशंस। ठीक है, तो फैक्टोरियल को क्या क्या साइन से डिनोट किया जा सकता है पहले हम वो लिख देते हैं। ये देखो साइन क्या क्या होता है। जैसे प्लस का साइन हमें पता है यही होता है, इसका कुछ दूसरा ऑल्टरनेट नहीं है। डिवाइड ऐसे करते हो, और ये देखो जैसे 10 ÷ 5 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो डिवाइड के लिए ये और ये दोनों साइन यूज होता है। मल्टीप्लीकेशन के लिए 10 × 5 मान लो, और ऐसे भी लिखते हैं हम लोग। पॉइंट देने से भी हम लोग समझाते हैं कि ये देखो मल्टीप्लीकेशन है वो समझ में आना चाहिए, ये 10.5 नहीं है, लेकिन हम लोग पॉइंट का भी यूज करते हैं, ऐसे लिखते हैं ना x × y, मतलब इनटू समझाने के लिए। तो वैसे ही फैक्टोरियल में जो साइन यूज होता है वो इस तरीके से है, या तो एक ऐसे यूज होगा या फिर ऐसा। ठीक है, ऐसा एक लाइन लगा के ऐसे नीचे एक पॉइंट। ठीक है, ये मैंने जो है इन्वर्टेड कॉमा रखा है, ये हम लोग का हो गया फैक्टोरियल का साइन। अब देखो फैक्टोरियल का कैलकुलेशन कैसे होगा। जैसे तुम लोग बचपन में सीखे थे प्लस कैसे होता है, माइनस कैसे होता है, डिवाइड कैसे होता है, इंटू कैसे होता है, अभी सीखोगे कि फैक्टोरियल कैसे होता है। जैसे कि अगर हम मुझे लिखना है 5 फैक्टोरियल, मानो मैंने तुम लोग को बोला 5 फैक्टोरियल, तो तुम लोग को कैसे लिखना है, या तो ऐसे लिखना है ये साइन यूज करके, या तो फिर ऐसे लिखना है, ये L के अंदर 5 रहेगा, ये L के अंदर 5 रहेगा, और इसे हम लोग रीड क्या करेंगे, इसे हम लोग बोलेंगे 5 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल। ठीक है, वैसे 5 के अलावा और भी हो सकता है, 6 7 8 9 10 जो भी क्वेश्चन में हमें दिया हुआ रहेगा। ठीक है, फैक्टोरियल को ऐसे करके लिखा जाता है। अब इसका कैलकुलेशन समझेंगे, कैलकुलेशन कैसे होता है। ठीक है, तो अगर मुझे 5 फैक्टोरियल लिखना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, हम उसको ऐसे लिख सकते हैं। 5 फैक्टोरियल का मतलब मुझे 5 से लेके 1 तक मल्टीप्लीकेशन करके लिखते जाना है। आसान है, देखो तुम लोग नॉर्मली कैसे काउंट करते हो 1 2 3 4 5, यहाँ पर तुम लोग को रिवर्स काउंट करना है 5 4 3 2 1। ठीक है, वो तो कर लोगे, प्रॉब्लम नहीं है। 5 × 4 × 3 × 2 × 1। ठीक है, ये जो लिख लिया यही हो गया 5 फैक्टोरियल। अब इसका वैल्यू जितना आएगा, देखो मुझे तो याद है हम लिख देते हैं 120, लेकिन तुम लोग क्या करोगे, कैलकुलेटर पे करोगे। ठीक है, तुम लोग कैलकुलेटर पे करोगे, तुम लोग को मेरे जैसे याद हो जाएगा। ठीक है, जब ये चैप्टर खत्म होगा ना तब तक तुम लोग को जरूर याद हो जाएगा। देखो एक सेकेंड, हम थोड़ा सा इसको ये देखो 5 × 4 × 3 × 2। ठीक है, साइंटिफिक कैलकुलेटर कोई यूज मत करो, मतलब साइंटिफिक में तो फैक्टर जो है रहता है उससे डायरेक्टली निकल जाता है, बट तुम लोग के एग्जाम में लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। अच्छा, अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 6 फैक्टोरियल। तो 6 फैक्टोरियल को क्या लिखोगे, 6 × ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं
6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो कैसे कैलकुलेट करोगे। 125 फैक्टोरियल तक 120, अगर तुम लोग फिर से कैलकुलेट करोगे कर सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6 5 4 3 2 1 फिर से लिख के कर सकते हो, लेकिन मेरा 5 से लेके 1 तक तो पता है ही मुझे कितना 120, ये तो 120 है, और इसमें 6 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा 720, ठीक है। 6 मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा 720। अच्छा, अगर हम लोग इसके बाद लिखते हैं, देखो 7 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल को कैसे लिखेंगे, 7 इंटू, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। अच्छा, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 720 में 7 मल्टीप्लाई करने से, क्योंकि ये देखो 6 से लेके 1 तक तो पता ही है कितना है 720, तो इसकी जगह 720 इंटू 7 ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो पूरा लिख के कर सकते हो, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है, हम लोग को वहां पर करके दिखाना थोड़ी ना है, एमसीक्यू करके आना है ना, तो इसीलिए तुम लोग को जितना शॉर्टकट में कर पाओ उतना अच्छा। ये 5040 हो गया। अब हम दूसरा इसका एक ऑल्टरनेट दिखाएंगे। क्या हम लोग 7 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकते हैं, मान लो मैंने इसको लिख दिया 7, और इसके बाद ये जो 6 से लेके 1 तक है, इसके जगह क्या 6 फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। देखो 6 फैक्टोरियल का मतलब 6 से लेके रिवर्स में मल्टीप्लाई करके 1 तक, तो इसको हम लोग 6 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है। लिख सकते हैं ना सब्स्टिट्यूट करके। ये देखो यहां से लेके यहां तक मेरा होता है 6 फैक्टोरियल, मैंने लिख दिया 7 इक्वल टू 7 फैक्टोरियल इक्वल टू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। सेम तरीके से अगर हम ऐसे लिखते हैं 9 फैक्टोरियल, ठीक है, तो 9 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 9 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, पहला बात है 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और इसको अगर मुझे शॉर्टकट में लिखना है सिर्फ 9 लिखेंगे। ये इसको इसके जगह क्या लिख सकते हैं, अगर हम 9 को रखेंगे, बाकी को हम सब्स्टिट्यूट करना चाहते हैं, तो 8 से लेके 1 तक इसको कितना बोल सकते हैं, 8 से लेके 1 तक जो डेटा है इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, बोलिए, अभी तो समझाया। मैम 8 फैक्टोरियल। हाँ 8 फैक्टोरियल, ठीक है। 8 से लेके 1 तक क्या बोलेंगे, 8 फैक्टोरियल, जैसे ये 6 से 1, क्योंकि फैक्टोरियल का मतलब ही है जो फैक्टोरियल हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, लाइक 5 का कर रहे हैं तो स्टार्टिंग फ्रॉम 5 एंड एंड 1 पे होगा। 6 फैक्टोरियल स्टार्ट फ्रॉम 6 एंड 1 पे होगा। 7 फैक्टोरियल स्टार्ट फ्रॉम 7 एंड 1 पे होगा, ठीक है। फिर 9 फैक्टोरियल तो स्टार्ट 9 और एंड 1 पे होगा। हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहे हो क्या, मानसी का आवाज आ नहीं रहा है, कट रहा है। मानसी कुछ बोलोगे, अच्छा ठीक है, कुछ बोलना है तो बोलो, आवाज कट रहा था तब। अच्छा, अब तुम लोग को देखो, देखो यहाँ पर ये 8 फैक्टोरियल को, अब देखो जैसे मैंने यहाँ पर बहुत सारा एग्जांपल सीखा है, अब हम फिर से एक एग्जांपल ले रहे हैं 8 फैक्टोरियल। अब इससे हम लोग एक दूसरा मेथड सीख रहे हैं। देखो 8 फैक्टोरियल मतलब 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। देखो फॉर्मूला इन द सेंस, ये 8 हो गया, क्या हम लोग 7 को ऐसे लिख सकते हैं 8 माइनस 1। अब ये अचानक से ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें फॉर्मूला सीखना है, ठीक है, इसीलिए हम समझा रहे हैं। तो 8 की जगह 8, 7 की जगह हम 8 माइनस 1, मतलब हर एक डेटा को ना हम 8 से रिप्रेजेंट करेंगे। तो 6 को हम लोग लिख सकते हैं 8 माइनस 2, देखो 6 के जगह लिख सकते हैं 8 माइनस 2, 5 के जगह लिख सकते हैं 8 माइनस 3, 4 के जगह लिख सकते हैं 8 माइनस 4, 3 के जगह लिख सकते हैं 8 माइनस 3, सॉरी 8 माइनस 5,
और यहाँ पर लिख सकते हैं 8 - 6 और यहाँ पर लिख सकते हैं 8 - 7, तो ये हम लोग का 1 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके साथ देखो, अब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। तो अगर हम लोग के पास किसी भी नंबर का फैक्टोरियल करने के लिए बोला जाए, किसी भी नंबर का, ठीक है, नंबर यानी n, ठीक है, मैथ्स में फॉर्मूला को तो ABCDN से ही बताया जाता है ना। तो अगर n है तो n फैक्टोरियल को हम लोग क्या लिखेंगे, देखो 8 फैक्टोरियल यानी 8 से स्टार्ट, तो n फैक्टोरियल स्टार्ट कहां से होगा ये बताओ। n फैक्टोरियल में स्टार्ट कहां से होगा, अगर 8 फैक्टोरियल स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंड हो रहा है 1 पे, तो n फैक्टोरियल है तो स्टार्ट कहां से होगा, अरे बोलो। मैम n से। n से, करेक्ट, n से स्टार्ट होगा। फिर ये, हाँ बोलो बोलो बोलो, n से स्टार्ट होगा। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसके साथ मैचअप करके मुझे बताओ, क्योंकि देखो 7 तो यहाँ हम लोग लिख पा रहे थे। अब n के बाद क्या लिखे, क्या n के बाद 2 3 4 5 लिख दे, क्योंकि n तो हमें पता नहीं है ना क्या, ये तो जनरल फॉर्म लिख रहे हैं। तो 8 के बाद 7 आ जाता है, दैट इज 8 - 1, तो हम लोग n की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसे क्या लिखेंगे, नेक्स्ट क्या आ जाएगा, थोड़ा सा कंपेयर करके बोलो। ये n है तो ये कैसे लिखेंगे, कंपेयर करके बोलो ना, ये n है तो ये कैसे लिखेंगे, मैंने हिंट्स दिया, बोलो। -1। हाँ, n - 1, देखो n - 1 है ना, ये n है तो ये n - 1 होगा। फिर नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा, into n - 2। n - 2 इंटू n - 2, उसके बाद फिर n - 3, उसके बाद n - 4, ठीक है, उसके बाद n - 5, उसके बाद n - 6। लेकिन ये कब तक चलेगा ये मुझे बताओ। अब n तो मुझे पता है नहीं कि n है कितना, क्या हम लिखते ही जाए, नहीं, लेकिन मुझे इसका एंड पता है। बोलो एंड कहां पर होगा, ये बीच में कितना सारा आएगा वो मुझे नहीं पता क्योंकि ये n है, लेकिन एंड कहां पर होगा वो मुझे पता है, स्टार्टिंग फ्रॉम 8 एंड एंड 1 पे होगा। तो स्टार्ट n से हुआ, एंड कहां पर होगा, कुछ भी नंबर हो जाए एंड कहां पर होगा, अरे कोई भी नंबर लो एंड कहां पर होगा, देखो 5 एंड 1 में, 6 एंड 1 में, 7 एंड 1 में 1, करेक्ट। एन का वैल्यू कुछ भी हो, एन का तो कुछ एक वैल्यू होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी हो जाए, इसका एंडिंग तो हम लोग का 1 पे ही होगा। इसका मतलब डॉट 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 ऐसे करके यहाँ पर एंड 1 पे होगा। अब बीच में मैंने डॉट डॉट क्यों दिया, क्योंकि मुझे तो पता नहीं ना कितना सारा लिखना है। अब ये 100 है कि ये 50 है वो तो मुझे नहीं पता, तो ये हम इन जनरल समझाने का तुम लोग को कोशिश करें कि कैसे करके कैलकुलेट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ना ऐसा फॉर्मूला, अब हमें ऐसे फॉर्मूले को सीखना पड़ेगा। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया हुआ होता है, n इंटू n - 1 इंटू n - 2 इंटू डॉट डॉट ऐसे करके 3 इंटू 2 इंटू 1। अब तुम लोग सोचोगे ये 3 to 1 कहाँ आ गया, मैम ने तो अभी बोला कि लास्ट में 1 आएगा। अरे सोचो कोई भी डेटा हो जाए, अगर उसका लास्ट डिजिट 1 है तो उसके आगे वाला 2 होगा कि नहीं, कोई भी डेटा ले लो, अगर ये 8 के जगह 10 होता तो लास्ट जो 1 है उसके आगे 2 फिर 3 ऐसे करके होगा ना। तो इसीलिए n का वैल्यू कुछ भी क्यों ना हो, उसका लास्ट 1, अगर लास्ट 1 है तो आगे 2, उसके आगे 3, उसके आगे 4 5 6 7 8 9 करके ये n जहां तक है वहां तक चलेगा, ठीक है। अब देखो ये तुम लोग के मैट में है इसीलिए मैंने इस तरीके से बोला, वैसे बोलना भी था मुझे इसी तरीके से क्योंकि तुम लोग को इस तरीके से थोड़ा सा समझने का कोशिश करना पड़ेगा। ये देखो मल्टीप्लिकेशन रूल, एडिशन रूल्स मैंने अपने हिसाब से समझा दिया। फैक्टोरियल का फॉर्मूला ये देखो, ये देखो पूरे चीजों को डिफाइन करके यहाँ पर इन्होंने अपने हिसाब से किया है। n फैक्टोरियल का मतलब ये होता है n इंटू n - 1 इंटू n - 2 डॉट डॉट करके 3 to 1, ठीक है। मैंने अपने हिसाब से समझाया, यहाँ पर इनके हिसाब से समझाया हुआ है। अच्छा ये हो जाएगा। अब बोलो ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं, अगर ये अच्छे से समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं समझ में आया है कि नहीं आया है। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे कि अगर हम बोलते हैं कि कैलकुलेट करो 20 फैक्टोरियल, ठीक है। 20 फैक्टोरियल मतलब तुम लोग क्या लिखोगे, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 11 10 9 8 7 6
5 4 3 2 1। अब इसको कैलकुलेटर पे दो, देखो आंसर कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्योंकि कैलकुलेटर के पास इतना कैपेबिलिटी है नहीं कि वो इतने सारे डेटा का मल्टीप्लिकेशन दे दे। मतलब वो भी तो एक क्या बोले इंस्ट्रूमेंट है ना, उसका भी लिमिटेशन है, वो इतना मल्टीप्लिकेशन नहीं ले पाएगा। देखो जैसे हम तुम लोग को दिखाते हैं प्रूफ करके, ठीक है। हम 20 से लेके ये लिखते, तुम लोग अपने कैलकुलेटर पे करो, तुम लोग का कैलकुलेटर तो बहुत पहले ही एरर दिखा देगा, मेरा शायद थोड़ा 1-2 डिजिट ज्यादा ले ले, ठीक है। ये देखो 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16 इंटू 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4। ये देखो दिखाते हैं तुम लोग को E प्लस, ठीक है। ये आ चुका है, बहुत पहले ही आ चुका है, मैंने ध्यान नहीं दिया जब हम लोग 16th वाला मल्टीप्लाई कर रहे थे स्टेप। ये इतने के बाद, इतने डिजिट को दिखाने के बाद और कैलकुलेटर कैपेबल नहीं है कि वो हमें पूरा डिजिट को कैलकुलेट करके दिखा दे, ठीक है। ये एरर आ जाएगा क्योंकि कैलकुलेटर का अपना एक लिमिटेशन होता है, बहुत ज्यादा जो है स्टेप्स वो कैलकुलेट नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसीलिए इस तरीके के क्वेश्चन को जब हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो कैलकुलेटर हमें क्या दिखाएगा पता है? एरर। एरर कौन दिखाएगा? हम कैलकुलेटर का बात कर रहे हैं, एरर इन कैलकुलेटर। कैलकुलेटर पे हमें एरर दिखना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कैलकुलेटर बोलेगा हम ये कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो इस तरीके के केस में हमें कैसे कैलकुलेशन करना चाहिए? क्या हम लोग 20 फैक्टोरियल कभी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, उसमें क्वेश्चन का पैटर्न अलग होगा, ठीक है। अब जो भी हो कि बड़ा डिजिट्स को हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते, उस केस में हमें क्या करना पड़ सकता है? हो सकता है कि हम लोग जितना मल्टीप्लाई कर पा रहे कर लेंगे, बाकी को मल्टीप्लीकेशन फॉर्म में ही रख देना पड़ सकता है, ठीक है। अब ये जो भी हो, मैंने तुम लोग को ये बताया कि हाई वैल्यू का फैक्टोरियल कैलकुलेटर पे हमें डेटा नहीं दे सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। देखो जैसे कि 18 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल, इसको तुम लोग कैसे सॉल्व करोगे? कितना आएगा बताओ? अब 18 फैक्टोरियल 15 फैक्टोरियल, ये 18 फैक्टोरियल भी ना कैलकुलेटर पे पूरा कैलकुलेट करने के लिए रेडी नहीं है, तुम लोग देख सकते हो। अगर 18 कैलकुलेट करोगे ना, 18 इंटू कितना हो जाएगा? 18 इंटू 17 रिवर्स में, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 15, उसके बाद 14 13 12 11 10 9 8। देखते हैं एरर आ गया क्या, नहीं आया अभी तक। 7 6 5 4 3 2। अच्छा चलो, इसमें एरर नहीं आया, हो सकता है तुम लोग वाले कैलकुलेटर में एरर आ गया हो क्योंकि इतना डिजिट नहीं ले सकता। लेकिन सोचो, क्या तुम लोग एग्जाम में इतने सारे डिजिट को मल्टीप्लाई करने के लिए बैठोगे इस तरीके से, तो दिमाग खराब हो जाएगा। इतना बड़ा बड़ा डिजिट फिर डिवाइडेड बाय 15 फैक्टोरियल लिख के कैलकुलेट करोगे, ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो ऑल्टरनेट तरीका क्या है? एक तो हम तुम लोग को पहले पूरा लिख के दिखाएंगे, फिर उसका शॉर्टकट बताएंगे। तुम लोग ऐसे लिख सकते हो 18 इंटू 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 और 1। और नीचे क्या लिखेंगे? 15 इंटू 14 इंटू 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये जैसे मैथ्स में तुम लोग कैंसिल करते हो वैसे कर सकते हो, मतलब डिवाइड में जैसे तुम लोग कैंसिल आउट कर सकते हो, ऐसे कर लो। कितना बचा? 18 इंटू 17 इंटू 16। हाँ, अब ये ठीक है, इसको जरूर कैलकुलेटर पे कैलकुलेट किया जा सकता है, 3 डिजिट है, प्रॉब्लम नहीं है। 4896। बट ये भी जो है तरीका, ये जो वे आउट है ना, ये कुछ खास अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इतना सारा डेटा लिखना पड़ेगा। हाँ, कैलकुलेशंस नहीं करना पड़ रहा है, कैंसिल आउट हो जा रहा है, लेकिन हम लोग ये नहीं करके इसका ऑल्टरनेट वे में इसको करेंगे। देखो ऑल्टरनेट वे क्या हो जाएगा,
ऑल्टरनेटली हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो 18 फैक्टोरियल है ना, 18 फैक्टोरियल को क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 18 फैक्टोरियल को 18 इंटू 17 इंटू 16, ये देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये कितना है, नीचे का डेटा कितना है 15 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा, और ऊपर भी ये अगर हम लोग 3 लिख लेते हैं तो 15 से लेके 1 तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक चीज बताओ, 18 17 16 लिख लिया तो 15 से लेके 1 तक इसको अगर हम लोग रिप्रेजेंट करना चाहे फैक्टोरियल में तो क्या लिखेंगे, नहीं समझ में आया मेरा बात? मैम 15 फैक्टोरियल। हाँ 15 फैक्टोरियल लिखेंगे। ये देखो कैंसिल आउट हो गया, इतना लिखने का क्या जरूरत है, फिर 18 17 16 आंसर तो वही आएगा, ठीक है। तो इसमें सीखने को क्या मिला, जब भी हमें इस तरीके का जो है बड़ा बड़ा डिजिट दे देगा, हम लोग हमेशा क्या करेंगे, ये 15 फैक्टोरियल है तो ऊपर भी 18 फैक्टोरियल को 15 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे। वो कैसे पॉसिबल है, 18 लिख लिया, 17 लिख लिया, 16 लिख लिया, और जैसे ही 15 फैक्टोरियल है नीचे यहाँ 15 फैक्टोरियल लिख दो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद तो 16 के बाद तो 15 से लेके 1 तक ही जाएगा, और 15 से लेके 1 तक रिवर्स में मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही होता है 15 फैक्टोरियल। तो हमेशा नीचे का नहीं, हमेशा जो हम लोग का स्मॉलर डेटा रहेगा, ठीक है, हमेशा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का बात नहीं, यहाँ पर जो स्मॉलर डेटा रहेगा उससे हम लोग बिगर डेटा को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया तो हम और एक क्वेश्चन लेते हैं, तुम लोग मुझे बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। ये देखो, मतलब शॉर्टकट में बताना है, 23 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 22 फैक्टोरियल, इसको कैसे लिखोगे, कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ। जैसे मैंने ये वाला दिखा है, ये मत करो, ठीक है, ये मत करो, कोशिश करो ऐसे करके करने का। बोलो कितना होगा। 23। हाँ 23 होगा। बाकी लोग थोड़ा सा कोशिश करो, जो स्मॉलर डेटा है उसको 23 कुछ होगा मत मैम। करो। हाँ 23 होगा। जो स्मॉलर डेटा है उसको कुछ मत करो, उसको एज इट इज रहने दो, और जो बिगर डेटा है उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे वो सोचो। तुम लोग ऐसे सोचो ना, अगर हम लोग 23 को लिख ही लेते, ठीक है, 23 को अगर लिख ही लेते तो क्या लिखते, 23 से लेके 1 तक सोचो ना, अगर तुम लोग 23 को लिखना स्टार्ट करते तो कैसे लिखते, ऐसे करके 1 तक लिखते, ठीक है। और नीचे 22 को भी अगर लिखना स्टार्ट करते 22 21 से लेके 1 तक लिखते। अब यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ तो कॉमन हो रहा है, तो ये 22 का फैक्टोरियल है, तो ऊपर अगर हम लोग 22 का फैक्टोरियल लिख लेते हैं, सोचो अगर हम लोग ऐसे करते हैं, ऐसे सोचो ये है 22 का फैक्टोरियल, हम लोग को स्मॉलर डेटा को फिक्स रखना है, ऊपर भी हम लोग लिखेंगे 22 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो आगे क्या लिखेंगे, क्योंकि 23 फैक्टोरियल कैसे स्टार्ट होगा, 23 इंटू 22 इंटू 21, यानी ये 23 इंटू 22 का फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट होके कितना आंसर आएगा, 23 आएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं ये वाला पॉइंट। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं, सबको बताने का कोशिश करो। जैसे हम ये देते हैं, लाइक यहाँ पर दे दिया मैंने 50 फैक्टोरियल और यहाँ पर दे दिया मैंने 47 फैक्टोरियल, बोलो कितना होगा। बोलो बोलो कितना होगा। 1,70,600। 1,17,600। अच्छा, बाकी लोग हम चेक करते हैं, मुझे भी नहीं पता, करके देखेंगे। बताओ कितना आ रहा है। मैम 1,17,000 है। अच्छा 1,17,600। 600। अच्छा, बाकी लोग दो ही तो आंसर आया, बोलो 1,17,600, दोनों का आंसर ये आ रहा है, मतलब यही हो सकता है, बोलो।
सबका आ रहा है 1,17,600। Yes, ma'am. अच्छा, बाकी लोग 3 आंसर आया मुझे। 1,17,600 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देखो। बोलो, नहीं बोलोगे तो मुझे कैसे पता चलेगा। ये देखो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, 50 इंटू 50 के बाद क्या आ जाएगा 49, फिर 48, फिर 47 से लेके 1 तक, इसको हम लोग यहाँ पर ही लिख देंगे फैक्टोरियल। नीचे मेरा 47 फैक्टोरियल है। अब ये 3 का मल्टीप्लीकेशन करके देख लो कितना आता है कैलकुलेटर पे। 50 इंटू 49 इंटू 48, 1,17,600 हो गया। सही आंसर हुआ है 1,17,600, ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, पहले ये जो भी छोटा छोटा चीज है, ये अगर नहीं कर पा रहे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा आगे जाके, इसीलिए हम बार बार पूछ रहे हैं। लेकिन तुम लोग मुझे आंसर करोगे तब तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोग सीख पा रहे हो नहीं पा रहे। चैप्टर थोड़ा अलग है, इसलिए हम बार बार पूछ रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने लगभग जो है यहाँ से जो मैथ का क्वेश्चन ही कर लिया। 5 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, ये भी समझाया तुम लोग को। 9 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल, 10 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल। अच्छा चलो, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3, ये वाला हम लोग करते हैं। देखो एग्जाम्पल 3 में क्या बोला है। एग्जाम्पल 3 में हमें बोल रहा है कि 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल। तो यहाँ पर लिखते हैं 1/9 फैक्टोरियल प्लस 1/10 फैक्टोरियल इक्वल टू x/11 फैक्टोरियल, और इसके साथ बोला है कि फाइंड x। ठीक है, और बोल रहा है कि फाइंड x का वैल्यू फाइंड आउट करो। अब देखो, इसको सॉल्व करना जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है? तुम लोग का एमसीक्यू रहेगा। ठीक है, तो तुम लोग के पास इस क्वेश्चन के बाद ऑप्शन रहेगा, लाइक x का वैल्यू मान लो ऐसे है, x का वैल्यू 100, x का वैल्यू 121, x का वैल्यू 120 और x का वैल्यू नन ऑफ दिस। मैंने नन ऑफ दिस को NOT लिख दिया। ठीक है, नन ऑफ दिस, ये ऑप्शंस रहेगा। अब तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम लोग ये x के जगह 100 पुट करके और इसको चेक करके देख सकते हो कितना आंसर आ रहा है। ठीक है, कैसे चेक कर पाओगे, ये देखो ऐसे करके हम लोग करेंगे। 1/9 फैक्टोरियल को हम लोग 1/9 फैक्टोरियल ही लिखेंगे। अब देखो, जिनको मतलब देखो, ये तो हम नहीं बोल सकते जिनको एकदम नहीं हो रहा है। एकदम नहीं हो रहा है ऐसा कभी नहीं होता है। ठीक है, सभी कोई थोड़ा बहुत कर ही लेते हैं चैप्टर को, ऐसा बात नहीं है, अपना अपना प्रैक्टिस के ऊपर है। अब देखो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये 100 को अगर हम लोग यहाँ लिखेंगे, ठीक है, तो 100/11 फैक्टोरियल इधर हो गया 1/9 फैक्टोरियल। अब 9 फैक्टोरियल को तुम लोग मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 9 इंटू ऐसे करके। ठीक है, अगर कुछ नहीं होता है तो 9 से 1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 से 1 तक मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आएगा और 1 डिवाइडेड बाय जो वैल्यू आएगा, वो दोनों को ऐड करके फिर इधर से मैचअप करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगा। सोच के देखो, 9 इंटू 8 ऐसे, फिर 1 से डिवाइड करोगे तो ये तो काफी मुश्किल हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व कर लेते हैं ना, तो उससे जल्दी कैलकुलेशन होगा। देखो कैसे हो जाएगा, अगर हम लोग 9 फैक्टोरियल को 9 फैक्टोरियल ही लिखते हैं और 10 को हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर जैसे हम लोगों ने किया, 10 के जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। ठीक है, ये सब जो है छोटा छोटा पॉइंट हमें समझ के याद रखना है। 10 को हम लोग 10 फैक्टोरियल को 10 इंटू 9 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, क्योंकि 10 के बाद 10 से लेके 1, तो 10 9 8 ऐसे, तो 9 8 ये सबको मैंने 9 फैक्टोरियल लिख लिया। ठीक है, और ये वाला हम लोग क्या लिखेंगे, ये 11 फैक्टोरियल को हम लोग ऐसे लिखते हैं 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, मतलब लगभग दोनों साइड में मैंने 9 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया है। इससे क्या होगा, मेरा कैलकुलेशन आसान होगा। क्यों, हम यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल को ले सकते हैं कॉमन, तो यहाँ मेरा बचेगा 1, यहाँ बच गया 1/10 और यहाँ पर बच जाएगा, अगर हम लोग 1/9 फैक्टोरियल कॉमन लेते हैं तो x डिवाइडेड बाय 11 इंटू 10। ठीक है, अब देखो बोथ साइड से 1/9 फैक्टोरियल हट जाएगा इधर और इधर से। ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा, ये हो जाएगा हम लोग का 10 + 1 और इधर हो गया x/110। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, 11/10
इक्वल टू x बाई 110। अब कर लो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर 0 0 इधर हटा दो, 10 से डिवाइड कर दो, वैसे भी चलेगा। तो ये हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं। 11 इंटू 110, तो x इक्वल टू 11 इंटू 110 बाई 10। 0 0 कैंसिल आउट, 11 इंटू 11 ये हो जाएगा 121, यानी ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा 121, x का आंसर हो जाएगा। अब तुम लोग अगर इसे इस तरीके से करना चाहो ऑप्शन के साथ, तो भी तुम लोग अगर ये फॉलो करोगे तो तुम लोग के लिए ज्यादा आसान होगा। ठीक है, अगर तुम लोग मान लो x का वैल्यू 100 ले रहे हो, ऑप्शन के साथ चेक कर रहे हो, तो भी तुम लोग को इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करने से बेनिफिट क्या होगा, इधर से 1/9 फैक्टोरियल 1/9 फैक्टोरियल हट जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 11/10। और ये x के जगह अगर हम लोग लिखते हैं 100/110, तो ये हम लोग का देखो मैच नहीं हो रहा है, 10/11 हो रहा है, जबकि होना चाहिए 11/10। 121 पुट करके देखो, 121 और 110, ठीक है, 121 और 110 ये पुट करते हैं, और इधर हम लोग का कितना आ रहा है 11/10, तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। ये देखो, ये 11 10 और ये 11 में डिवाइड करने से 11/10 हो जाएगा। फिर भी तुम लोग को ये वाला प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा। मतलब अगर तुम लोग ऑप्शन के साथ भी करते हो, तो अगर तुम लोग इसको सेपरेट कर लोगे, ठीक है, ये ट्रिक्स को यूज करके, तो तुम लोग का आसान हो जाएगा सोल्यूशन करना। डायरेक्टली यहाँ पर अगर 100 पुट करते हो और ये 9 फैक्टोरियल को कैलकुलेट करते हो, 1/9 फैक्टोरियल का आंसर, 1/10 फैक्टोरियल का आंसर, वो काफी टाइम टेकिंग होगा। ठीक है, उतना टाइम हम लोग एक ही क्वेश्चन में नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, 1/9 फैक्टोरियल, 10 को मैंने 9 फैक्टोरियल से रिप्रेजेंट किया, तो 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, 11 फैक्टोरियल को 11 10 और 9 फैक्टोरियल, यहाँ से 1/9 फैक्टोरियल कॉमन ले लिया, यहाँ भी 1/9 फैक्टोरियल है, यहाँ भी 1/9 फैक्टोरियल है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 1 तो है ही ना, 1/9 फैक्टोरियल है, ये कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, ये कॉमन ले लिया तो 1/10 बचेगा, ये कॉमन ले लिया तो x/11 इंटू 10 बचेगा। अब दोनों साइड से ये हट जाएगा, सेम है, इसलिए कैंसिल आउट कर देते हैं। इसका एलसीएम कर लिया, ये जैसे है वैसे लिख लिया, इनटू करके मैंने लिखा है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया और उसके बाद x का आंसर 121। 17,600। म्यूट कर लो, किसी का अनम्यूट हो गया लगता है। अच्छा, अब एग्जाम्पल 4, नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 4 करेंगे। देखो यहाँ पर बोला है फाइंड n इफ n प्लस 1 फैक्टोरियल इक्वल टू 13 टू n माइनस 1 फैक्टोरियल। क्या बोला है, देखो n प्लस 1 फैक्टोरियल। अब ये कैसा साइन है, देखो मैंने पहले ही बताया, फैक्टोरियल के लिए हम लोग दो साइन यूज करते हैं, एक ये l और एक ये। अब वो तो देखो क्वेश्चन में कोई भी साइन दे सकता है, वो मुझे भी नहीं पता, कभी कभार ऐसा यूज कर लेता है इंस्टीट्यूट, कभी ऐसे यूज कर लेता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। हमें दोनों साइन का मतलब पता होना चाहिए कि भाई दोनों का मतलब ही हम लोग का फैक्टोरियल ही होता है। अच्छा, अब यहाँ पर नेक्स्ट दे दिया है इक्वल टू 30 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल। ये देखो क्वेश्चन में ऐसे दिया है, पूछा है कि n कितना होगा, n कितना होगा। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में ना हमारे लिए ऑप्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे ऑप्शन देखो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा ऑप्शन से ही सॉल्व करना है, तुम लोग को पूरा सॉल्व करने का जरूरत नहीं। हम अपने हिसाब से ऑप्शन दे रहे हैं, ये सब तो ऑप्शन है नहीं यहाँ पर, क्योंकि ये एग्जाम्पल का क्वेश्चन है। जब हम लोग एक्सरसाइज में जाएंगे तो हमें ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लगभग 4 ऑप्शंस ले लिए हैं। तुम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो, n का वैल्यू कितना होगा, सबसे पहले 4 से चेक करो। ठीक है, हम लोग ऑप्शन ए से चेक करते हैं, तो n के जगह 4 लिखेंगे, 4 प्लस 1 इक्वल टू 30 इंटू 4 माइनस 1। चेक करते हैं सेम आंसर आता है कि नहीं। 4 प्लस 1 मतलब 5 फैक्टोरियल, 30 इंटू ये हो गया 3 फैक्टोरियल। अच्छा, 5 फैक्टोरियल मतलब 120 होता है। अच्छा, मुझे कैसे पता, क्योंकि मुझे करके आदत हो गया। ठीक है, हम इतना बार करवाते हैं कि मुझे आदत हो गया। तुम लोग कर लो 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैलकुलेटर पे चेक कर लो, देखो 120 आएगा। फैक्टोरियल 5 का मतलब यही वाला है, वो तो साइन अलग दिया हुआ है तो मैंने उसी का यूज किया। दोनों साइन का यूज होना चाहिए तुम लोग के पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का 120। अब इसको लिखने का जरूरत नहीं है, 5 से लेकर 1 तक लिखने का कोई जरूरत नहीं। 5 फैक्टोरियल मतलब कैलकुलेटर ले लो, 5 4 3 2 1 कर लो, 120। और 3 फैक्टोरियल मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी कि 6। तो इधर 120 और इधर हो रहा है 180। तो फिर ऑप्शन ए गलत है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन ए का वैल्यू पुट करके हमारा दोनों साइड इक्वल नहीं आया। इक्वल आता तो हम लोग बोलते ऑप्शन ए करेक्ट है। ऑप्शन बी से चेक करो, n प्लस 1 यानी 5 प्लस 1
इक्वल 30 इंटू 5 माइनस 1, चेक करते हैं। ये हो गया 6 फैक्टोरियल, 30 इंटू ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल। अच्छा 6 फैक्टोरियल मतलब कितना, 5 फैक्टोरियल मतलब 120, 120 इंटू 6 कर लो तो कितना हो जाएगा 720, और 4 फैक्टोरियल का मतलब 24 होता है। ठीक है, ये भी मुझे याद हो गया है, तुम लोग याद कर लो। ये देखो 4 3 2 1, ओरली भी कैलकुलेट कर सकते हो। 4 3 2 1 ही तो मल्टीप्लाई करना है। 24 इंटू 30, ये एक बार चेक करते हैं कितना होगा, 720। चलो इधर भी 720, इधर भी 720, यानी ये आंसर हम लोग का ऑप्शन बी हम लोग का करेक्ट आंसर है। इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है कि इसको सॉल्व करें, ठीक है। सॉल्व करके हम दिखाएंगे, तुम लोग को लगेगा बहुत ज्यादा टफ है, तो हम उसको अवॉइड ही कर रहे हैं, क्योंकि सॉल्व तो करना पड़ेगा नहीं। तुम लोग के पास ऑप्शन रहेगा, सिंपल ऑप्शन को पुट कर दोगे, ऑप्शन पुट करने से तुम लोग का आंसर मिल जाएगा। हाँ, अगर ऑप्शन थोड़ा एंड के साइड में जो है वो होगा, जैसे देखो यहाँ सेकेंड ऑप्शन हमारा राइट हुआ, लेकिन मान लो कि ये डी ऑप्शन में 5 रहता तो तुम लोग को चेकिंग थोड़ा ज्यादा करना पड़ेगा, लेकिन आंसर आएगा। ठीक है, बिना किसी फॉर्मूले को यूज किए, मतलब इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करने जाएंगे तो इसको कैलकुलेशन करने का अलग तरीका होता है, लेकिन उसका हमें यहाँ पर जरूरत नहीं पड़ रहा है। ऐसे करके हम लोग आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर, अभी तक हम लोगों ने क्या सीखा पता है? अभी तक हम लोग परमुटेशन स्टार्ट ही नहीं किए हैं। मैंने पूरा क्लास में परमुटेशन अभी तक पढ़ा ही नहीं है। मैंने पढ़ा है तुम लोग को फंडामेंटल प्रिंसिपल, जिसमें मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और फैक्टोरियल समझाया। अब हम समझाएंगे परमुटेशन, कि परमुटेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम लोग परमुटेशन पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक का नाम है। ये देखो यहाँ पर परमुटेशन का मतलब हो जाता है मेनली, परम्यूटेशन का मतलब है सिलेक्ट और अरेंज। सिलेक्ट और अरेंज समझाते हैं क्या होता है सिलेक्ट और अरेंज। पहले यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है, द वेज ऑफ अरेंजिंग और सिलेक्टिंग स्मॉलर और इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स और ऑब्जेक्ट्स from a group of persons or collection of objects with due regard being paid to the order of arrangement or selection are called permutation। हमें डेफिनेशन का तो वैसे कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम लोग देखो अपना एक एग्जांपल से समझेंगे कि परमुटेशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे हम तुम लोग को ये सिलेक्शन और अरेंज मैंने लिखा है, लेकिन इस बात को तुम लोग समझोगे। अभी एक एग्जाम्पल देते हैं, तुम लोग ही मुझे बताना। ठीक है, जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, एक लेटर देते हैं, सॉरी एक वर्ड लिखते हैं हम। ठीक है, वर्ड क्या है, वर्ड है मेरा सपोज कैट। ठीक है, मैंने क्या लिखा, कैट। इसमें कितने सारे लेटर हैं, एक लेटर सी है। लेटर मतलब क्या, इंडिविजुअली ना, जैसे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ये हम लोग का अल्फाबेट्स में 26 लेटर होता है, जिसमें यहाँ पर जो मैंने वर्ड लिखा है उसमें 3 लेटर आ रहा है, सी ए और टी। ठीक है, अब हम बोल रहे हैं कि क्या करना है, तुम लोग को यहाँ से 3 लेटर सिलेक्ट करके अलग अलग वर्ड बनाना है, चाहे वो वर्ड का मीनिंग हो या ना हो, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मीनिंगफुल वर्ड नहीं बनाना है तुम लोग को, ये 3 लेटर सिलेक्ट करके तुम वर्ड बनाना है। बोलो कितने सारे वर्ड बन जाएंगे, मीनिंग का मुझे कोई लेना देना नहीं है, मीनिंग हो या ना हो उस वर्ड का, इससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तुम लोग मुझे बताओ कि सी ए और टी, ये 3 लेटर से कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, मतलब 3 लेटर को सिलेक्ट करो। ठीक है, और जो है वर्ड बनाओ। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं सिलेक्ट 3 letters from the word cat and write different words। मीनिंग नॉट मैटर, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, मीनिंग नॉट मैटर। बोलो कितने सारे वर्ड लिख सकते हो। अच्छा चलो हम एग्जाम्पल देते हैं कैसे लिखना है, लाइक ऐसे कैट, ठीक है, फिर ऐसे सी टी ए, मतलब इंटरचेंज कर करके लिखना है। ठीक है, वर्ड अलग अलग होना चाहिए, लेकिन मीनिंग हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ बोलो कितना सारा लेटर हो रहा है, सॉरी कितना सारा वर्ड हो रहा है। मैम 6।
6 वर्ड हो रहा है, ठीक है। अच्छा बाकी लोग भी लिखो, CAT को यूज करके कितने सारे अलग अलग वर्ड बन सकते हैं। मीनिंग नहीं होता है कोई फर्क, वैसे CTA थोड़ी ना कोई मीनिंग होता है, ठीक है। कोई एक वर्ड का अगर मीनिंग हो भी जाए तो ठीक है, नहीं हो तो भी ठीक है। परमुटेशन का जो है कंसेप्ट, वहां पर हमें मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है। बोलो कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। 6 वर्ड करेक्ट आंसर है, लेकिन तुम लोग बाकी लोग भी मुझे बताओ कितने सारे वर्ड बन सकते हैं। और क्या लिख सकते हो, CATCTA, और क्या लिख सकते हैं, ACTATC, और क्या लिख सकते हैं, TACTCA। देखो कैसे लिखा मैंने, C को कांस्टेंट रखा, AT को ऑल्टरनेट कर दिया, ठीक है। फिर A को कांस्टेंट रखा, CT को ऑल्टरनेट कर दिया। फिर T को कांस्टेंट रखा, AC को ऑल्टरनेट कर दिया। और T को कांस्टेंट रखा, AC को ऑल्टरनेट कर दिया। इस तरीके से देखो हम लोग का कितना सारा वर्ड बन गया, 6 वर्ड बन गया, ठीक है। मीनिंग से हमें कोई लेना देना नहीं है। कितने सारे वर्ड बन गए, 6 वर्ड्स बन गए, ठीक है, 6 वर्ड्स बन गए। अच्छा अब सेम तरीके से हम अगर ऐसे लिखते हैं, सेम क्वेश्चन का, सिलेक्ट 2 letters, select any 2 letters and write word, write different word, मीनिंग नॉट मैटर। मीनिंग नॉट मैटर ये हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि देखो परमुटेशन में मीनिंग मैटर करता ही नहीं। परमुटेशन का मतलब है चीजों को सिलेक्ट करो एक ग्रुप से, जैसे ये लेटर का ग्रुप था, यहाँ से 3 लेटर को सिलेक्ट करें और उसे अरेंज कर रहे हैं। अरेंज का मतलब क्या है, इधर उधर चेंज करना। जैसे मान लो अगर तुम लोग मूवी देखने जाते हो तो चेयर रहता है, ठीक है, वहां तुम लोग के टिकट में नंबर लिखा हुआ रहता है। अब मान लो 3 फ्रेंड देखने गए, ठीक है। अब अपने ही अंदर तुम लोग चाहो तो अपना टिकट का जैसे मान लो नंबर के अकॉर्डिंग नहीं बैठ के तुम लोग अरेंज करके भी तो बैठ सकते हो, कि कोई यहाँ बैठेगा, जरूरी नहीं उसका सीट नंबर वहीं पर हो। हम जस्ट एक एग्जांपल दे रहे हैं कि अगर तुम लोग, या फिर स्कूल में, कॉलेज में, ठीक है, जब तुम लोग जाके क्लास में बेंच वगैरह में बैठते हो, या चेयर जिसका जो भी अवेलेबल होता है, तो वहां भी तो तुम लोग क्या करते हैं, अरेंज कर ले तो फ्रेंड लोगों के साथ, ठीक है, कि यहाँ ये बैठ गया, फिर हम लोग यहाँ बैठ जाते हैं, इस तरीके से। तो सिलेक्ट करना है, अरेंज करना है, दैट इज परमुटेशन। तो मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल वर्ड का लिया है, दैट इज कैट। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हमें कोई भी 2 लेटर लेना है कैट वाले वर्ड से, और डिफरेंट वर्ड बना के देना है। कोई भी 2 लेटर लेना है एट ए टाइम, कोई भी 2 लेटर, और हमें वर्ड बनाना है। कितने सारे वर्ड बन जाएंगे, बोलो। कोई भी 2 लेटर ले लो। बोलो कितने सारे वर्ड बनेंगे, कोई भी 2 लेटर लो। क्या क्या ले सकते हो, एक बार CA ले लो, एक बार जो है CT ले लो, एक बार जो है AT ले लो, एक बार जो है और क्या, बस यही हो सकता है। और इससे क्या क्या वर्ड बन सकता है, ये तो सिलेक्ट करने का तरीका हो गया कि हम CA लेके वर्ड बनाएंगे, CT लेके वर्ड बनाएंगे, AT लेके वर्ड बनाएंगे। ये सिलेक्ट हो गया कि हम लोगों ने 2 लेटर सिलेक्ट कर लिया। अब अरेंज करो, क्या क्या बन सकता है, कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, बोलो। बोलो कितने सारे वर्ड बन सकते हैं, बोलो कितने मैम सारे वर्ड। 6 बनेगा, हाँ बोलो और एक बार। 6। हाँ 6, ये देखो CA बन जाएगा, और क्या बनेगा, बोलो। AC, CAAC, और क्या बनेगा, TCCACT, ठीक है, ATTA। 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं। हम लोगों को कोई भी 2 लेटर लेना है, कोई भी 2, हमें कुछ फिक्स नहीं करके दिया है। तो C और A ले लेंगे तो 2 वर्ड बनेगा, एक CA और एक AC, ठीक है, एक CA और एक AC, क्योंकि मीनिंग से तो कोई मतलब है नहीं। तो ये हो गया। अब यहाँ पर और एक एग्जाम्पल लेते, पहले चलो और एक एग्जाम्पल लेते, फिर तुम लोग बताओ। जैसे यहाँ पर 2 फ्रेंड है, ठीक है, जो मैंने चेयर का एग्जाम्पल लिया AB, और यहाँ पर बैठने के लिए दो चेयर है। पहले चेयर का नाम दे देते हैं चेयर 1, दूसरे वाले चेयर का नाम देते हैं चेयर 2। अब मुझे बताओ कि ये लोग कितने तरीके से चेयर को सिलेक्ट करके बैठ सकते हैं, बोलो कैसे बैठ सकते हैं, 2 फ्रेंड कैसे बैठ सकते हैं, बोलो।
चेयर में कैसे बैठ सकते हैं, मतलब ये चेयर में बैठने का क्या कोई वे आउट होगा? मतलब पहले देखो ये लोग, ये दोनों चेयर में से कोई एक चेयर में एक जन बैठेगा, दूसरे वाले चेयर में एक जन बैठेगा। और एक तरीका हो सकता है ना, मतलब पहले वाले चेयर में अगर ए बैठ रहा है तो इसमें बी बैठेगा। और एक क्या ऑप्शन हो सकता है बोलो, और एक क्या ऑप्शन हो सकता है? इसमें ए बैठने से इसमें बी बैठेगा, क्या यही है एक ऑप्शन? और एक ऑप्शन भी तो हो सकता है, इधर अगर बी बैठेगा तो इधर कौन बैठ जाएगा? ए बैठ जाएगा। यहाँ पर भी हम लोगों ने सिलेक्ट और अरेंज किया, ठीक है। तुम लोगों ने मान लो दो फ्रेंड को घर पे इनवाइट किया, तुम लोग का मान लो बर्थडे है या फिर कुछ भी, ठीक है। अब दो चेयर रखा हुआ है, अब तुम लोग उनको बैठाना चाह रहे हो, तो कैसे बोलोगे, कैसे करोगे? दो चेयर में से कोई भी एक चेयर एक पर्सन के लिए सिलेक्ट करोगे, दूसरा वाला किसी और के लिए, ठीक है। अब अगर ए को यहाँ बैठाओगे तो बी को ऑब्वियसली यहाँ बैठना पड़ेगा, बी को यहाँ बैठा दोगे तो ए को ऑब्वियसली यहाँ बैठाओगे, ठीक है। अच्छा, अब इससे हमें क्या सीखने को मिला कि हम लोग क्या कर रहे हैं, परमुटेशन का मतलब है कुछ भी ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट या ह्यूमन बींग्स, ये देखो ये ऑब्जेक्ट था, ये ह्यूमन बींग्स था, तुम लोग को क्या करना है, सिलेक्ट करना है फिर उसे अरेंज करना है, ठीक है। सिलेक्ट करना है फिर उसे अरेंज करना है, इसे हम लोग बोलते हैं परमुटेशन। अब हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला में जाएंगे, क्या हम लोग ऐसे बैठ बैठ के एक एक चीज थोड़ी ना लिखेंगे, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। अब हम लोग देखो ऐसे करेंगे, यहाँ पर परमुटेशन का रूल्स ये है, एन का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ थिंग्स। अब वो लिविंग नॉन लिविंग दोनों हो सकता है, मतलब ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है या फिर नॉन ह्यूमन बीइंग भी हो सकता है। और आर का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम, सिलेक्शन ऑफ थिंग्स एट ए टाइम। अगर हम लोग एक ही बार में चीजों को सिलेक्ट कर रहे हैं, एक बार में कितने सारे चीजों को, उसको बोला जाता है आर, ठीक है। यहाँ पर एन हमेशा होगा पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। एन होगा पॉजिटिव इंटीजर, ये सारी चीजों को हम समझाते हैं क्या होता है। और आर के केस में हमेशा ऐसा होगा, एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा। अब इस चीज को हम समझाते हैं, देखो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ थिंग्स का मतलब हो गया एन, ठीक है। अब तुम लोग मुझे ये बताओ कि यहाँ पर एन का वैल्यू कितना होगा, ये पहले वाले क्वेश्चन में एन का वैल्यू कितना होगा ये मुझे बताओ, और आर का वैल्यू कितना होगा। जो मैंने डेफिनेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग एन का मतलब है टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, परमुटेशन का मतलब है कुछ लिविंग या नॉन लिविंग ग्रुप ऑफ चीजों से हमें उनको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर कितने सारे थिंग्स थे, मतलब कितने सारे चीज थे, यहाँ लेटर थे, ठीक है। पहला बात है कि हमारे पास चीज क्या था, ऑब्जेक्ट क्या था, लेटर था, कोई ह्यूमन बीइंग नहीं था। 3 लेटर था, 3 में से हम लोगों ने कितना सिलेक्ट किया, 3 ही किया, तो आर का वैल्यू 3 हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ बोल रहा है एन पॉजिटिव होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर एन किसी थिंग्स को समझा रहा है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है कि नेगेटिव अमाउंट ऑफ लेटर, नेगेटिव ह्यूमन बीइंग, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। इसीलिए एन हमेशा, ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, ठीक है, एन हमेशा पॉजिटिव इंटीजर होगा। पॉजिटिव मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकता, क्योंकि ये ग्रुप ऑफ थिंग्स है जिसमें से हमें कुछ सिलेक्ट करना है। और दूसरा बात ये है कि एन हमेशा इंटीजर होगा। अब देखो हम लोग 2.5 लेटर सिलेक्ट कर लेंगे, एक और आधा इंसान को सिलेक्ट कर लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। कुछ भी सिलेक्ट करो, पेन सिलेक्ट करोगे, क्या 5 पेन में से तुम लोग 4.5 पेन सिलेक्ट कर सकते हो? कभी नहीं, इसीलिए ये हमेशा इंटीजर होगा। और ये जो पॉइंट लिखा हुआ था कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू आर होगा, एन का वैल्यू हमेशा आर से ज्यादा या आर के बराबर हो सकता है, क्योंकि हम लोग 3 लेटर में से मैक्सिमम 3 लेटर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर 2 या फिर 1 लेटर। हम लोग 3 में से कभी भी 4 लेटर, इसमें से यहाँ 3 ही लेटर है तो यहाँ से कभी 4 लेटर सिलेक्ट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। इसका मतलब हमेशा जो एन का वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू हम लोग का आर हो जाएगा, ठीक है। जैसे देखो ये 3 ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 3 हो सकता है, ठीक है। हम लोग का एन का वैल्यू जो है वो 3 आर से ज्यादा या आर के बराबर हो सकता है, ठीक है। आर से ज्यादा या आर के बराबर, ये देखो आर से एन का वैल्यू आर के बराबर है यहाँ पर, ठीक है। अब आर से ज्यादा वो भी हम दिखाते हैं। अब ये वाला, अब जब मैंने बोला कि 2 लेटर को सिलेक्ट करना है, यहाँ पर मुझे बताओगे एन क्या है और आर क्या है, यहाँ पर मुझे बताओगे तुम लोग एन क्या है और आर क्या है। एन का मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, आर का मतलब सिलेक्टेड थिंग्स एट ए टाइम, उसमें से ही जितना हम लोग सिलेक्ट कर रहे हैं। तो ये वाले क्वेश्चन में मुझे बताओगे एन कितना है और आर कितना है, कोशिश तो करो। एन कितना है और आर कितना है? मैम N3 है और R2।
हाँ n3 है और r2। अगेन देखो n पॉजिटिव इंटीजर और n ग्रेटर देन इक्वल टू r हो गया, ठीक है, r2 के जगह मैंने ये लिख दिया। तो ये क्या हो गया 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो यहाँ पर 3 ग्रेटर देन 2 हुआ। ऑब्वियसली यही हो सकता है कि हम लोग 3 में से 2 चीज ले सकते हैं, 3 में से 1 चीज ले सकते हैं, 3 में से तीनों चीज ले सकते हैं, 3 में से 4 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो r का वैल्यू या तो n के साथ इक्वल होगा या n से कम होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले पॉइंट में यहाँ पर n का वैल्यू और r का वैल्यू बताओ। ये जो मैंने दो फ्रेंड का एग्जांपल लिया, यहाँ पर n का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है। ये ह्यूमन बीइंग है, ठीक है। दो लोगों को दो चेयर में हम लोगों ने बैठाया, तो दो लोगों को जब दो चेयर में बैठाया तो साथ साथ हम लोगों ने दो चेयर सिलेक्ट किया, तो बोलो यहाँ पर क्या होगा, n का वैल्यू क्या है और r का वैल्यू क्या है। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने, एक्चुअली चेयर में इनको बैठाना है, तो हम लोग अरेंजमेंट लेकिन किसका कर रहे हैं, चेयर का कर रहे हैं, ठीक है। कि कौन से चेयर में किसको बैठा है, तो बोलो क्या हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ थिंग्स कितने सारे हैं, किसको अरेंज करना है, चेयर में ह्यूमन बीइंग को, तो बेसिकली चेयर को ही अरेंज कर रहे हैं कि कौन से चेयर में किसको बैठना है। बोलो n का वैल्यू कितना हो रहा है, r का वैल्यू कितना हो रहा है। यहाँ पर थिंग्स लेकिन, हाँ बोलो, अरे बोलो। N2 R2। हाँ NB2 RB2, दो चेयर में से दो चेयर को सिलेक्ट करें। यहाँ पर एक्चुअली ह्यूमन बीइंग वाला कंसेप्ट जो है इस तरीके से आ रहा है कि दो चेयर में दो ह्यूमन बीइंग को हम लोग पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो एट ए टाइम हम लोग दो चेयर सिलेक्ट कर रहे हैं, दो चेयर में से, ठीक है, तब तो जाके दो ह्यूमन बीइंग को हम लोग बैठा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरा आंसर आया 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर मेरा आंसर आया 4, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया है 4, ठीक है। 1 2 3 4, यहाँ पर आंसर आया मेरा 6 वर्ड्स, ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में करना है, हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, क्योंकि ये तो आसान लिख दिया मैंने, कैट बैट मैट, ये सब तो आसान होता है, लेकिन परमुटेशन का फॉर्मूला हमें क्या बोल रहा है, फॉर्मूला हमें इस तरीके से बोलता है कि n परमुटेशन ऑफ r, n परमुटेशन ऑफ r, अगर हम लोग किसी चीज का परमुटेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं, यानी एक ग्रुप ऑफ थिंग्स में से किसी चीजों को सिलेक्ट करके या सारी चीजों को सिलेक्ट करके अरेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पर ऐसे करके फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, npr, n परमुटेशन r, इसे npr भी बोला जाता है, npr इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। ये फॉर्मूले से हम लोग करेंगे। अच्छा, सबसे पहले देखते हैं क्या ये इस पे एप्लीकेबल होके हमें 6 आंसर दे पाएगा। चलो देखते हैं। फॉर्मूला है NPR मतलब 3p3, देखो फॉर्मूला है 3p3 हो गया, क्यों, क्योंकि फॉर्मूला है NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो n फैक्टोरियल का मतलब यहाँ पर देखो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, इसका मतलब ये ग्रीन कलर से कर रहे हैं, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, वो हम बता देंगे, ये एक फिक्स्ड वैल्यू है। 0 फैक्टोरियल 1 होता है, क्यों होता है वो हम समझा देंगे। अभी इतने याद रखो कि 0 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। जैसे तुम लोग बचपन में सीखते हो ना कि 0 से कुछ मल्टीप्लाई करोगे तो 0 होगा, 1 इंटू 0 0, 200 इंटू 0 0, वैसे ही 0 फैक्टोरियल हमेशा 1 होता है। तो ये देखो 6 वर्ड्स बनेंगे, आंसर आ गया, ठीक है। अगर हम लोग 3 में से 3 चीजों को ही सिलेक्ट कर रहे हैं तो हमें 6 तरीके के चीज मिल सकते हैं, वो लेटर हो या कुछ और हो, ठीक है। इस पे भी अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पर 3p2, तो ये हो जाएगा ऐसे 3 फैक्टोरियल 3 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी हो गया 3 2 1 डिवाइडेड बाय 1 यानी 6। ये देखो 1 2 3 4 5 6, 6 वर्ड्स बन गया। अच्छा, यहाँ देखो 2p2, 2p2 क्या होगा, मतलब npr, तो n फैक्टोरियल यानी 2 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल बाय 0 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1, और ये 1 अभी अभी सिखाया, 0 फैक्टोरियल 1 होता है यानी 2 हो गया, 2 वेज हो गया, ठीक है, 2 वेज। तो धीरे धीरे जो है सोचो, इतना ज्यादा हड़बड़ करने का जरूरत नहीं है कि बहुत ज्यादा टफ लग रहा है। मैंने पहले ही बोला थोड़ा सा अलग चैप्टर है, थोड़ा सा स्टार्टिंग में दिक्कत होता है, लेकिन जैसे जैसे करते जाओगे इंटरेस्ट बढ़ जाएगा, ठीक है।
अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा, अब देखो सबसे पहले हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा वो हम एक बार रिकॉल कराते हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने एक सिंपल सा चीज सीखा, दैट इज एडिशन मल्टीप्लिकेशन रूल्स। ये समझने के लिए कि एंड क्यों मल्टीप्लिकेशन होता है और क्यों प्लस होता है और कुछ नहीं, ठीक है। अगर हमारे पास दो चीज ऑल्टरनेट वे में है तो वो हमारे पास और ही होगा, हम लोग ये सोचेंगे ना ये ले लेते हैं या फिर वो ले लेते हैं, या फिर यानी इंग्लिश में उसे और कहते हैं, ठीक है। और जब दो चीज एक साथ लेना है हमें, कोई भी दो चीज, तो वो एंड हो जाएगा। तो ये दोनों हो गया। अच्छा अब देखो हम लोगों ने इसके बाद फैक्टोरियल सीखा कि फैक्टोरियल का मतलब क्या है। फैक्टोरियल का मतलब है कि कोई भी एक नंबर को रिवर्स में मल्टीप्लाई करके 1 तक पहुंचने को फैक्टोरियल बोला जाता है। उससे हम लोगों ने ये फॉर्मूला देखा, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स किए। अब यहाँ पर देखो हम लोगों ने देखा परमुटेशन। परमुटेशन अभी जस्ट हम लोगों ने स्टार्ट किया। परमुटेशन का मतलब होता है कि चीजों को सिलेक्ट करना और उसे अरेंज करना, और मीनिंग का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। स्पेसिफिकली जब वर्ड ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा तुम लोग को लगेगा ये क्या मीनिंग, ये तो कुछ मीनिंग होता है नहीं, लेकिन मीनिंग के साथ हमारा यहाँ कोई लेना देना नहीं होता है। चीजों को सिलेक्ट करना और अरेंज करने को ही परमुटेशन बोलते हैं, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक फॉर्मूला मिल गया, दैट इज NPR, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। इस तरीके से अगर हम लोग करेंगे तो हमें आसानी से आंसर मिलेगा। ऐसा लिख के करना हमारे लिए नेसेसरी नहीं है। अच्छा अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज हम लिखवा देते हैं जो कि हमें याद रखना है। 0 फैक्टोरियल होता है हमेशा 1, NPN अगर है तो वो हो जाएगा n फैक्टोरियल, ठीक है। NPN n फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा ये कैसे पॉसिबल है NPN n फैक्टोरियल, जैसे कि देखो अगर मेरा NPN मतलब 3p3, ये देखो कितना आ गया 3p3 मतलब 3 फैक्टोरियल यानी कि 6। ये देखो आंसर 6 आया ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर मेरा n और r का वैल्यू इक्वल है, अगर मेरा n और r का वैल्यू इक्वल है तो हम लोग NPR को लिख सकते हैं NPN, ठीक है। और अगर मेरा दोनों वैल्यू इक्वल है तो आंसर मेरा n फैक्टोरियल आता है, यानी 3p3 का आंसर मेरा आ जाएगा डायरेक्टली 3 फैक्टोरियल। इसको और करके देखने का जरूरत नहीं होता है, शॉर्टकट, ठीक है। तो ये 6 आ जाएगा। 3 2 1 3 2 1 मल्टीप्लाई करने से 6 आ जाएगा। तो ये कुछ शॉर्टकट दिए हुए हैं क्योंकि एमसीक्यूज में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, ऐसे सब शॉर्टकट को। तो यहाँ पर NPN मतलब हो गया हम लोग का n फैक्टोरियल। अच्छा अब 0 फैक्टोरियल क्यों 1 होता है वो हम तुम लोग को थोड़ा सा समझा देते हैं। देखो 0 फैक्टोरियल क्यों 1 होता है, जैसे कि देखो NPR, ठीक है। अगर इफ n इक्वल टू r होता है तो ये हम लोग का इक्वेशन कैसे बन जाएगा, NPR इक्वल टू हो जाएगा NPN, ठीक है। अगर n का वैल्यू r से बराबर है, अब NP यहाँ पर हम लोग NPN को कैसे लिख सकते हैं, ये NPN को हम लिख रहे हैं, NPN को हम ऐसे लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल, क्योंकि हमें पता है कि NPR का मतलब क्या होता है, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब ये देखो NPN का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब NPN का मतलब n फैक्टोरियल होता है। अभी अभी मैंने तुम लोग को समझाया था कि NPN का मतलब n फैक्टोरियल होगा, तो इसके जगह हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पर भी n फैक्टोरियल लिख दिया और ये जैसे था, तो ये देखो n फैक्टोरियल इंटू 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल। अब 0 फैक्टोरियल इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय n फैक्टोरियल दैट इज 1, ठीक है। ये तुम लोग को जरूरी नहीं है, ये सिर्फ वैल्यू याद रखोगे तो काफी है। लेकिन अगर किसी को समझना है कि क्यों ये 1 होता है तो इसीलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया कि ये क्यों होता है। देखो अगर NPR जो हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, अगर वहां पर n और r का वैल्यू एक जैसा है तो हम लोग NPN का मतलब क्या बोलेंगे, n फैक्टोरियल, ठीक है। NPN n फैक्टोरियल हो रहा है, कैसे, क्योंकि n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस n फैक्टोरियल। ये देखो NPN को मैंने इस तरीके से फॉर्मूले में रिप्रेजेंट किया, तो NPN का मतलब n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 0 फैक्टोरियल, ठीक है। अच्छा अब NPN का मतलब हमें पता है कि n फैक्टोरियल होगा, NPN का मतलब n फैक्टोरियल होगा। जैसे हम लोगों ने देखा ना 3p3 3 फैक्टोरियल आ रहा है, वैसे ही मैंने इसके जगह पर इसको लिखा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, फिर 0 फैक्टोरियल का वैल्यू निकाला। बट इग्नोर कर सकते हो, जरूरी नहीं है, प्रूव हमें कभी नहीं देगा, ठीक है। तो ये 0 फैक्टोरियल 1 होगा, इसे याद रखो। अच्छा अब हम लोग एक दो छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे जिसका आंसर तुम लोग को मुझे बताना है, फॉर्मूला जो सीखा उसको याद करवाने के लिए। जैसे कि 5p3, बताओ 5p3 का आंसर क्या होगा, इस फॉर्मूले को यूज करके बताओ 5p3 का आंसर क्या होगा।
बताओ 5p3 का आंसर क्या होगा? बोलो 5p3 का आंसर क्या होगा? इसके साथ कंपेयर करके करो n फैक्टोरियल, तो यहाँ पर कितना फैक्टोरियल हो जाएगा हम एक बताते हैं। 5 फैक्टोरियल हम 60 हाँ 60 कितना बोल रहे हो? बोलो 60 होने से सही हम है। 60 हाँ सही बात। ये देखो 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 2 फैक्टोरियल, तो ये कितना हो जाएगा 5 4 3 और यहाँ पर 2 ऐसे कर दो, 2 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर दो, या फिर कैलकुलेटर पे पूरा वैल्यूज लिख के भी कर सकते हो। तो 4 इंटू 3 12 12 इंटू 5 60 हो गया। ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट और एक एग्जाम्पल देते हैं जब तक तुम लोग को याद नहीं हो जाए फॉर्मूला। 10p2 बताओ फॉर्मूले के साथ कंपेयर करके देखो। प्रैक्टिस जितना करोगे क्लास में ही लेकिन हो जाता है, बाकी घर पे एक बार देखना पड़ेगा। तो बोलो 10p2 कितना होगा? सेम फॉर्मूले से करो, अप्लाई करो 10p2। बोलो 10p2 कितना होगा? बोलो 10p2 कितना होगा? 90 हाँ 90। ये देखो 10 फैक्टोरियल, ये देखो ना कंपेयर करो n p r n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, तो ऊपर तो n रहता है और नीचे जो है वो r है, तो 10 माइनस 2 फैक्टोरियल, तो कितना हो जाएगा 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 8 फैक्टोरियल। अब इसको कैसे लिखोगे? 10 9 और 8 तक ही लिखो, आगे मत लिखो, अभी सिखाया था ना एकदम स्टार्टिंग में ही। तो ये 90 हो जाएगा। ठीक है। अच्छा इस तरीके से करना है। और एक एग्जाम्पल लेते हैं 11p5 बोलो कितना होगा? 11p5 सबको ही कोशिश करो। 11p5 कितना होगा? बोलो इसके लिए थोड़ा कैलकुलेटर का यूज करना पड़ेगा, बताओ कितना होगा? $55,400 440 होना चाहिए शायद। हाँ 440 सबका आ रहा है 55,440। कितना लिखोगे? 11 फैक्टोरियल 11 माइनस 5 फैक्टोरियल, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 11 माइनस 5 कितना होता है 6 फैक्टोरियल। अब इसको लिखो 11, इसके आगे रिवर्स में 10 9 8 7 और 6 5 4 3 2 1 यानी 6 फैक्टोरियल। यहाँ से कैंसिल आउट, तो ये कैलकुलेटर पे ही करना पड़ेगा, ये ओरली नहीं किया जा सकता। 11 10 9 8 7 55,440 55,440 ये हम लोग का आंसर होगा। देखो इससे क्या हुआ, हम लोग को ये फॉर्मूले का ग्रिप हो गया कि हाँ कैसे होता है। 3-4 बार लिखने से ना ऑटोमेटिकली वो दिमाग में सेट हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक एग्जाम्पल करते हैं। तब तक हम एग्जाम्पल निकालते हैं। एग्जाम्पल 2 देखो ये वाला एग्जाम्पल 2, इसमें क्या बोला है? हाउ मेनी 3 letters word can be formed using the letter of the word square and hexagon। ठीक है बताते हैं। देखो एक बार पहले लिखते हैं यहाँ पर, फिर तुम लोग को समझाते हैं क्या बोल क्या रहा है क्वेश्चन। एग्जाम्पल 2 दो वर्ड दिया है, एक है स्क्वायर
ठीक है, एक है हम लोग का हेक्सागन। अब इसमें तुम लोग लिख नहीं पाओगे, जैसे मैंने बैट वाला बोला था 3 ही लेटर था तो तुम लोग लिख लिए थे, कैट कैट बोला था, चलो बैट नहीं बोला था, कैट CTA ऐसे करके लिख लिया था। अब इतने सारे लेटर को कितना बार लिखोगे, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर बोला क्या है, हम लोग वो परमुटेशन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। इन हाउ मेनी 3 लेटर्स वर्ड, 3 लेटर वाला वर्ड बनाना है, मतलब हर एक लेटर में 3 ही वर्ड होना चाहिए। कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड स्क्वायर एंड हेक्सागन। तो हमें क्या करना है, सिलेक्ट करना है ये स्क्वायर वाले जो वर्ड है, ये जो वर्ड स्क्वायर है इसमें से 3 लेटर लेना है एट ए टाइम। ठीक है, फिर उससे हमें 3 लेटर वाला अलग अलग वर्ड बनाना है, मीनिंग से कोई लेना देना नहीं है, कितने सारे बन सकते हैं ये पूछ रहा है। सेम क्वेश्चन फॉर हेक्सागन, हेक्सागन से हमें 3 लेटर लेना है एट ए टाइम, कोई भी 3 लेटर लेना है, उसके बाद हमें उस 3 लेटर से वर्ड बनाना है, जो भी मीनिंग है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी सिलेक्ट और अरेंज करना है, इसीलिए परम्यूटेशन है। सिलेक्ट करना है और अरेंज करना है, पहले तो 3 लेटर सिलेक्ट करना है, फिर उस 3 लेटर को अरेंज करना है। तो परम्यूटेशन में क्या फॉर्मूला लगता है, NPR इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। यही तो हम लोगों ने सीखा, देखो मैंने मिडिल में फॉर्मूला भी लिख दिया। अब सबसे पहले तुम लोगों को करना क्या है, n और r को आइडेंटिफाई करना है। बोलो इसमें n कितना होगा और r कितना होगा, इसमें n कितना होगा और r कितना होगा। अगर ये फाइंड आउट कर लेते हो बाकी तो कैलकुलेशन है। बोलो n कितना होगा, r कितना होगा। n मतलब टोटल जितने सारी चीजों से हम लोग जितना सारा चीज एट ए टाइम सिलेक्ट कर रहे हैं, तो बोलो टोटल यहाँ पर कितने सारे चीज है जो हम लोग एट ए टाइम कितना सिलेक्ट कर रहे हैं उसमें से, बोलो। मैम स्क्वायर में से N और 6 और R 3। हाँ, और यहाँ 7 मैम and इसका भी तो सेम ही है। अच्छा 7 R। 7 है, 7 और 3 है। ठीक है, तो यहाँ 7 में से 3 लेटर लेना पड़ेगा, फॉर्मूले पे लगाओ, 6P3 कितना होगा और 7P3, बोलो कैलकुलेशन करके मुझे बताओ कितना होगा, वही आंसर होगा, बोलो कितना होगा। फॉर्मूला अप्लाई करो, अभी अभी सिखाया, फिर से करो, प्रैक्टिस होगा, कितना हो जाएगा। फॉर्मूला लिखा हुआ है क्योंकि अभी स्टार्टिंग है, याद तो नहीं हुआ होगा, इसीलिए हम लिख के दे रहे हैं हर जगह पे फॉर्मूला, यहीं से देख के तुम लोग करो, या कॉपी में है तो वहां से देख। 120 and 840. 120 और 210 होना चाहिए, ये 120 ठीक है, ये इधर वाला गलत हो रहा है शायद। 6 फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल n माइनस r, तो 6 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 5 4 3 फैक्टोरियल और यहाँ पर 3 फैक्टोरियल। हम 3 to 1 नहीं लिख रहे क्योंकि नीचे 3 फैक्टोरियल है ना, कैंसिल आउट हो जाएगा। 4 into 5 20, 20 into 6 मतलब कितना हो जाएगा 120। यहाँ पर 7P3 का मतलब 7 6 5 4 और ये 3 फैक्टोरियल लिख लेते हैं। अच्छा मैंने थोड़ा एक स्टेप जंप कर दिया ना, अभी स्टेप जंप करना ठीक नहीं रहेगा, इसको ऐसे लिखते हैं 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 माइनस 3 फैक्टोरियल, तो 7 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, तो 7 6 5 और 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, 4 4 कैंसिल आउट, 5 into 6 30, 30 into 7 210। अब इतना लिखना पॉसिबल है, सोचो ये कोई 6 वर्ड तो बनने वाला है नहीं, 120 वर्ड बनेगा। अब तुम लोग सोचोगे कैसे बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। मान लो पहले हम लोग SQU ले रहे हैं, SQU ये 3 लेटर से कितना सारा वर्ड बनेगा पता है, एक SQU, एक SUQ, एक USQ, एक UQS, एक हो जाएगा हम लोग का QSU QUS, ऐसे करके ये 3 से इतना सारा। अब हम लोग QA लेके कर सकते हैं, ASQR लेके कर सकते हैं, ऐसे करके अलग अलग लेटर सिलेक्ट करके हम लोग का टोटल 120 वर्ड बन सकता है। बट क्या हम लोग लिख के दिखा सकते हैं, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है,
लिख के दिखाना पॉसिबल नहीं। छोटा वर्ड होता है तो पॉसिबल है, इसीलिए फॉर्मूला जरूरी है। अगर छोटा वर्ड हो तो पॉसिबल है, इसीलिए हमारे लिए फॉर्मूला लेकिन जरूरी है। फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा, ठीक है, फॉर्मूला लर्न करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल 3 देखते हैं। बोल रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 5 पर्सन स्टैंड इन ए लाइन फॉर ए ग्रुप फोटोग्राफ। तो फोटो वोटो तो तुम लोग आजकल काफी लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, क्योंकि ये हम इसीलिए बोल रहे हैं तुम लोग, हम ये नहीं बोलना चाह रहे कि लो मत लो। एक्चुअली पहले तो लोगों के पास कैमरा इतने आसानी से अवेलेबल थोड़ी ना था, आज जैसे सबके पास कैमरा अवेलेबल है, तो पहले थोड़ी ना ऐसा था। तो लोग जो है फोटो नहीं ले पाते थे इतने आसानी से। तो यहाँ पर बोला है कि टोटल 5 लोग हैं जिनको लाइन में खड़े होना है फोटो लेने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको फॉर्मूले में तुम लोग बता सकते हो कि कितना आंसर हो सकता है। 5 लोग, ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये लोग कितने तरीके से खड़े होके फोटो ले सकते हैं, बोलो। फॉर्मूला लगा के बोलो। इसमें भी क्या होगा, 5 में से हमें 5 लोगों को ही लेना है। अगर 5 लोग ही लाइन में लग के खड़े हो रहे हैं, जैसे मान लो अगर 3 फ्रेंड है ए बी और सी, तो वो लोग कितने तरीके से फोटो ले सकता है बता सकते हो। जैसे देखो, ये हो सकता है ए बी सी, बी बीच में खड़ा हो गया, या फिर ऐसे हो सकता है ए सी बी, सी बीच में खड़ा है, ए इधर है, या फिर ऐसे हो सकता है बी सी ए, बी ए सी, ठीक है, मतलब बी इधर लेफ्ट साइड में, ए राइट साइड में, ऐसे करके, ठीक है। और क्या हो सकता है, सी ए बी, सी बी ए, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब 3 दोस्त का तो मैंने लिख के दिखा दिया, ड्रॉ करके दिखा दिया, बट ये 5 लोगों का लिखना उतना आसान नहीं है। तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे ना। तो इस क्वेश्चन में एन कितना है और इस क्वेश्चन में आर कितना है। एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स जो हमें सिलेक्ट करना है, ये ह्यूमन बीइंग है। तो 5 लोग ही अगर लाइन पे लगने वाले हैं फोटो के लिए, ऐसा नहीं है कि 5 फ्रेंड में से 3 जन फोटो खिंचवाने वाले, सारे लोग ही फोटो में आना चाहते हैं, बस उनको लाइन पे लगना है। तो अब मुझे बोलो एन और आर कितना होगा। बोलो, एन मतलब टोटल नंबर ऑफ थिंग्स, एन कितना होगा, आर कितना होगा। मैम 5 हाँ, 5 और 5, 5 में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है। तो 5p5, ठीक है, ये हो गया। 5p5 का मतलब मैंने अभी बोला, तुम लोग इसको याद रखो, ठीक है। ये n फैक्टोरियल होता है। अगर मेरा n और r इक्वल है तो इसको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है फॉर्मूले में, इसको डायरेक्टली लिखो 5 फैक्टोरियल, आंसर लिखो 120, ठीक है। 120 मुझे याद है तो मैंने वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको अगर तुम लोग सॉल्व करते तो कैसे करते, 5 फैक्टोरियल 5 माइनस 5 फैक्टोरियल करते, फिर यहाँ पर 5 फैक्टोरियल लिखते, फिर 0 फैक्टोरियल लिखते। जैसे मैंने बता रखा है 0 फैक्टोरियल 1 होता है, 5 फैक्टोरियल 120, तो आंसर 120 आएगा। लेकिन ये टाइम टेकिंग हो गया। तो npn मतलब n फैक्टोरियल, ये दिमाग में रख लो, ठीक है। अब 5 हो या 6 हो 7 हो, जो भी हो, तो इससे जल्दी होगा। 120 आ गया, ठीक है। तो अगर 5 में से 5 दोस्त ही जो है लाइन पे, अब देखो क्या ये इसमें भी एप्लीकेबल होगा, बिल्कुल होगा। ये देखो 3p3 का मतलब कितना, ये 3 लोगों को लाइन पे लगना है फोटो के लिए, तो ये 3 फैक्टोरियल यानी 6, 1 2 3 4 5 6, इतने तरीके से वो खड़े हो सकते हैं लाइन पे फोटो लेने के लिए। बी मिडिल में रहेगा, ए बी के लेफ्ट और राइट साइड में ए सी, ठीक है। फिर देखो बी मिडिल में है और ए और सी का पोजीशन चेंज कर दिया। इस तरीके से कितने सारे पोजीशंस हो सकते हैं फोटो लेने के लिए। अब उनको जो पसंद होगा वैसा ले लेंगे, ठीक है। हम लोग को बताना है कितना अलग तरीका इनके पास अवेलेबल है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल 4। देखो, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड प्राइजेस आर टू बी अवॉर्डेड at an engineering fair in which 13 exhibits have been entered. In how many different ways can prize be awarded? अच्छा, देखो प्राइज देना है, क्या क्या प्राइज का ऑप्शन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, ठीक है। ये 3 प्राइज का ऑप्शन है, मतलब फर्स्ट जो होगा उनको देंगे, सेकेंड जो होगा उनको देंगे, थर्ड जो होगा उनको देंगे। और कितने लोग जो है एग्जिबिट्स में आए हैं जिनको प्राइज मिल सकता है, टोटल 13 एग्जिबिट्स है। इन्होंने कोई एक इंजीनियरिंग फेयर में एंट्री लिया है। अब जिसका सबसे अच्छा मतलब टास्क होगा उनको प्राइज दिया जाएगा। प्राइज में 3 पोजीशन सिलेक्ट किए गए हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। हमें बताना है कितने तरीके से प्राइज दिया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं एग्जाम्पल 4, ठीक है। फेयर में कितने एग्जिबिट्स एंटर कर चुके हैं, 13, ठीक है। और प्राइस क्या क्या है, प्राइस का जो पोजीशन है वो है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड।
इनमें से कोई, जैसे मान लो तुम लोग मान लो 13 स्टूडेंट हो जिनका मैंने टेस्ट लिया, अब जिसको सबसे ज्यादा मिलेगा वो फर्स्ट, उसके बाद सेकंड, जिसको हाईएस्ट मिलेगा वो सेकंड, और जो जिसको थर्ड हाईएस्ट मिलेगा वो थर्ड होगा। अब मैंने बोला है कि हम प्राइस देंगे, ठीक है। अब प्राइस हम कैसे दे सकते हैं? अब 13 स्टूडेंट, ये देखो हम 13 स्टूडेंट से समझाएंगे तो तुम लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। हम ये बता रहे हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 2 स्टूडेंट है, ठीक है। मैंने बोला है एक को फर्स्ट प्राइज दे देंगे, एक को सेकंड प्राइज दे देंगे, ठीक है। अभी हम कितने तरीके से कर सकते हैं? हो सकता है इसको मैंने फर्स्ट बना दिया, मतलब इसका टास्क के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, या फिर ये फर्स्ट सेकंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया, यही ऑप्शन हो सकता है। यहाँ पर हमें बताना है कि कितने तरीके से प्राइज डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है। अब मान लो 13 एग्जिबिट्स का नाम बता देते हैं, ABCDEFGHI JKLM, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये 13 लोगों को हम लोग फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज कैसे देंगे? अब हो सकता है ए फर्स्ट हुआ, बी सेकंड हुआ और एम थर्ड हो गया, ये हो सकता है। या फिर ए जो है वो फर्स्ट हुआ, सी सेकंड हो गया, डी थर्ड हो गया, ऐसे करके बहुत सारा ऑप्शन हो सकता है। हमें बताना है कितने सारे ऑप्शन हो सकते हैं। मतलब अब लिखना मतलब तो दिमाग खराब करना है। तो तुम लोग बताओ यहाँ पर एन और आर क्या होगा, क्योंकि तुम लोग को इनमें से किसी 3 लोगों को सिलेक्ट करके फर्स्ट सेकंड थर्ड बोलना है और उनको प्राइज देना है। तो बोलो एन और आर कितना होगा? N30 R3 And हाँ। 13 हाँ। R3. हाँ, N13 R3, 13 में से कोई भी 3 लोगों को ही हम लोग सिलेक्ट करेंगे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड होंगे, ठीक है। अब ये कितने तरीके से हो सकता है? 13P3, ठीक है। अब इसका फॉर्मूला लगा n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये हो गया 13 फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल, तो 13 12 11 और 10, ठीक है। और ये नीचे 10 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 11 12 13, मल्टीप्लाई करो 11 12 और 13, 1716। तो टोटल 1716 वेज हो सकता है इनको प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने का। और वो कैसे पॉसिबल है? जैसे मान लो ये फर्स्ट हो गया, ये देखो, जैसे हम और एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, तुम लोग को एकदम प्रैक्टिकली समझ में आएगा। 3 जन है, ठीक है। 3 में से फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे डिसाइड होगा? ये हो सकता है कि ए बी सी फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये मैंने ऑप्शन, ये जो है पोजीशन लिख दिया। या फिर ऐसे हो सकता है ए सी बी, या फिर ऐसे हो सकता है बी ए सी, या फिर ऐसे हो सकता है बी सी ए, या फिर ऐसे हो सकता है सी ए बी, या फिर ऐसे हो सकता है सी बी ए। मतलब इस इतने तरीके से हम लोग प्राइस दे सकते हैं, डिपेंड करता है कौन फर्स्ट सेकंड और थर्ड हो रहा है। तो ये देखो 3P3, तीनों में से 3, ठीक है। यहाँ पर 13 में से 3, यहाँ पर 3 में से 3, क्योंकि तीनों में से मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है। तो 3 फैक्टोरियल यानी कितना हो जाएगा? 6 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 13 में से 3 जन को लेना है, क्योंकि पोजीशन 3 है। यहाँ मैंने 3 लोग ही लिखा है, यहाँ 3 से ज्यादा लिखेंगे तो मुझे यहाँ पर दिखाने में प्रॉब्लम होगा, ठीक है। वैसे तो लिखने में बहुत दिक्कत होता है ना, क्योंकि अब मान लो यहाँ पर मैंने डी को लगा दिया। अब डी को लगाया तो फिर डी को लेने के लिए तुम लोग को क्या करना पड़ेगा? ए बी सी लिया, फिर कभी डी ले लिया, बी सी डी, इस तरीके से अलग अलग ऑप्शन देखना पड़ेगा ना। तो इसलिए हम 3 से बता रहे कि अगर 3 में से तीनों को हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड करना है तो कितने तरीके से हो सकता है? हो सकता है कि ए फर्स्ट हो गया, बी सेकंड हो गया, सी थर्ड हो गया, या फिर ए फर्स्ट है, सी सेकंड है, बी थर्ड है। इस तरीके के अलग अलग कंडीशन जो है पॉसिबल है होना, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है? फॉर्मूले का यूज करना है। फॉर्मूले में आइडेंटिफाई क्या करना है कि कितने चीजों में से कितने चीज सिलेक्ट हो रहे हैं, और टोटल जो थिंग्स है उसे एन से डिनोट करना है, और जितने चीजों को सिलेक्ट करना है उसे आर से डिनोट करना है। बस ये तुम लोग के दिमाग में जाना चाहिए और कुछ नहीं, ठीक है। तो ये देखो हम लोग का ये जितना भी आज हम लोगों ने किया है ना, इसको तुम लोग को बहुत अच्छे से रिपीट करना है। जरूरत पड़े तो क्लास को भी एक बार सुन लो फिर से, ठीक है, क्योंकि ये काफी जरूरी है, नहीं तो आगे का नहीं कर पाओगे। और इसके ऊपर लेकिन 2-3 चैप्टर डिपेंड करेगा, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।